एक लाज के बारे में था कि कानून बदलेंगे, जो आपने देखा ही होगा, कई कानून बनने, आईपीसी वगैरह इन सबको कर करा के बना। एक लिक्विडिटी का था, बैंक का। तो ये 4 रिफॉर्म हुए। आज हम एक रिफॉर्म जो लैंड इसका लेबर का रिफॉर्म है उसके ऊपर केंद्रित रहेंगे। और लेबर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट सरकारें किस तरह से कर सकती है, किया है भारत सरकार ने, ये हमारा मोटा मोटा सा फंडा रहेगा कि हम किस तरफ बढ़ रहा है हमारा लेबर का सेटअप करने में। बीच में इन्होंने आपदा के अवसर के नाम से कुछ किसानों के बिल भी किए, तो वो वापस लिए किए करके फिर कंपनी को निकाल के बाहर और कोऑपरेटिव के मार्फत करके ये रिफॉर्म हुआ नीति आयोग के अमृतकाल का सिस्टम करके। और अब जो ये आया है तो इन्होंने ये कहा साहब हम जो है विकसित भारत 2047 का एक हमारा प्लान है, उस प्लान के डायरेक्शन में इस लेबर को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो नरेगा जो है वो उसको हमने इसको जी राम जी के नाम से लिया है। अब मोटा सा जो बदलाव हुआ है जी राम जी में वो ये है कि बाकी तो सेम चीजें हैं। मनरेगा की जगह किया, उस बिल को वापस लिया, रिपील कर लिया, हटा दिया, उस बिल को पूरा ही हट गया, वो कानून खत्म। और इस कानून की जगह ये कानून इन्होंने लॉन्च किया, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025। अब दूसरा इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की गारंटी थोड़ी बढ़ा दी, 100 की जगह 125 कर दी। और नेचर ऑफ वर्क जो है वो चेंज कर दिए। उसमें जो काम थे उन कामों को इन्होंने 4 पिलर पे केंद्रित कर दिया। वाटर सिक्योरिटी के नाम पे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, लाइवलीहुड के नाम से, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के नाम से, और क्लाइमेट रेजिलियंस के नाम से। 4 जगह आपको केंद्रित रह करके गांवों का विकास आपको करना है और जी राम जी बिल के मार्फत करना है। तो ये जो फिर ये आया कि भाई लोकल प्लानिंग विद नेशनल इंटीग्रेशन। आप प्लानिंग तो लोकल करोगे, ग्राम सभा भी करोगे, सारा कुछ करोगे, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन का सो सेटअप हमने खड़ा किया है 2047 में, जिसका इन्होंने नाम जो था वो दिया था कि विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेक। इसको आगे हम इसकी विस्तृत आपको जानकारी देंगे। तो नेशनल इंटीग्रेशन के साथ में अटैच रहेगा पार्ट का। पहले ये अटैच का नहीं था, पहले आप काम मांगो करो, खुली छूट थी आपको जिस दिशा में हो, सीमाएं तो थी, कुछ डायरेक्शन तो था, लेकिन इतना डायरेक्शन नहीं था। तो ये जो हुआ है, दूसरा ये हुआ कि भाई तीसरी बात हुआ कि फोकस ऑन दी नेचर ऑफ वर्क्स के मामले में 4 जगह बांट दिया। फिर लोकल प्लानिंग को इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन के साथ जोड़ दिया। और एग्रीकल्चर के नाम पे 60 दिन का इन्होंने जो है वो पॉज कर दिया, उस पोर्टल को पूरे को 60 दिन कोई काम नहीं करेगा, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और सबसे बड़ी बात जो की वो ये कि प्रिडिक्टेबल फंडिंग, यानी हम फंड जो पहले से घोषित करेंगे, इसलिए आप तैयार रहें। 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसके अंदर घोषणा होगी, जी राम जी के नाम से होगी या इन योजनाओं को अलग अलग होगी। ये हमारे लिए केंद्र बिंदु रहेगा कि हम इस मामले में सोचें कि ये किस तरह से बजट देंगे, यानी प्रिडिक्ट करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे फंडिंग की फ्रेमवर्क की। और नॉर्मेटिव फंडिंग इनका नाम दिया गया। नॉर्म का मतलब मानक रूप में हम फंड देंगे। पहले क्या था कि आप काम मान दो, मांगने के बाद में नहीं दिया तो 15 दिन वाला वो कहानी तो वही है, लेकिन फंड जो था वो इस तरीके से नहीं था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करता था पहले, अब इन्होंने बदलाव किया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फंडिंग पान दिया, ये बजट जो है ये सारा पिक्चर क्लियर करेगा अपनों के, ये जो जी राम जी बिल है वो कितना हमारे किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। बाकी तो ट्रांसपेरेंसी, ओवरसाइट, कंट्रोलिंग, ये कोई ज्यादा मतलब नहीं, उसमें भी यही कानून था। नरेगा के लोग कुछ जुड़े हुए हैं इसमें उनको। तो अब मुद्दा ये रहा कि भाई 3 इन्होंने की पॉइंट ऑफ, मैं ये जो पढ़ रहा हूँ प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है उससे पढ़ रहा हूँ, कुछ मैं कानून से पढ़ूंगा कुछ बातें आपको, और डेटाबेस ही बात होगी अपना, सेशन भी रिकॉर्डेड है, लोगों तक बात भी जाए। 3 इन्होंने की पॉइंट ऑफ द विकसित भारत जी राम बिल के 3 पॉइंट लिए हैं। 3 बिल में एक तो लिया है स्ट्रेंथन एम्प्लॉयमेंट गारंटी 125 दिन की बात करके, एक एंकरिंग रूरल एसेट क्रिएशन
और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड विद द ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म रूरल डेवलपमेंट। तीसरा अकाउंटेबिलिटी है। और 4 बिंदु मैंने कह दिया कि वाटर सिक्योरिटी, काम जो है वाटर सिक्योरिटी थ्रू वाटर रिलेटेड वर्क्स, कोर रूरल वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल वर्क्स टू बी मिटिगेट। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत होगा। सेंटर ने जो है ना आपका जल नल और ये सारी जो योजनाएं हैं उनका, यानी पहले इनका अलग अलग बजट था, अब इसके अंडर में दे देंगे। वो सेंटर की जो योजनाएं हैं उसके अंदर इस बजट को सम अप कर दिया। अब ये जो आप बनाओगे 4, ये जो विकसित भारत का नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया था इन्होंने स्टेक नाम से, इसके 4 इन्होंने लिए हैं। जो वाटर रिलेटेड वाटर सप्लाई के अंदर जो है आइटम दे दिए इन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, चेक डैम्स, रिजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स और एफोरेस्टेशन। ये वाटर रिलेटेड में है कि यानी कोई पेड़ पौधे वाला काम भी इसमें एक में आ गया। दूसरा जैसे लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल हुड्स। रूरल हुड्स से मतलब में शायद डिक्शनरी आप लोगों को भी पता हो तो वो है शायद के कोई आवाज देने के लिए, जैसे मस्जिद पे आवाज आती है ना, उसी तरह से शायद आवाज देने के लिए कुछ वो बनाने का हो सकता है। ग्रेन स्टोरेज, आपके गोदाम जो है वो बन जाएंगे। और वाटर शेड फॉर सेल्फ हेल्प, नहीं वर्क शेड, काम करने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। पूरा देश का नीति आयोग का मॉडल ये है कि इंडिविजुअली तो आपको वोट देते वक्त ही कोई वो फंड देते हैं वही है, बाकी इस तरह से कोई फंड अलग से आपको कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको या तो एफपीओ बनाओ या एपीसी बनाओ या आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, इन्हीं मामलों में आपको सारी कुछ बजट या ऐसे प्रावधान होंगे। इसलिए पूरे भारत के नागरिक को एक ग्रुप और समूह में जीने के लिए एक व्यवस्था खड़ी की गई है। इसलिए पहले तो हम माइंड मेकअप कर लेंगे, हम किसी न किसी ग्रुप के हिस्सा हो, इंडिविजुअली हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। इंडिविजुअली कोई भी काम है उसके अंदर तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए वर्कशेड है और डेयरी का है। रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें जो रूरल रोड्स हैं, ग्राम पंचायत के भवन हैं, आंगनवाड़ी सेंटर हैं, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट है, ये है। और स्पेशल वर्क फॉर द एक्सट्रीम वेदर इवेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन और फ्लड शेल्टर आते हैं, जिनके शेल्टर बनाने के लिए एमोडमेंट और फॉरेस्ट, आग लग गई हो फॉरेस्ट में, उसके बारे में वो भी है। तो ये आपके मुख्य काम लेने का एक आइडिया दे दिया। फिर फंड के ऊपर कह दिया कि सेंट्रली स्पॉन्स स्कीम विद द शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यदि फंड शेयरिंग पैटर्न क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट के और हिमालय के जितने भी स्टेट है उनमें 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा। अदर स्टेट एंड यूटीज के अंदर 60% और 40%, और यूटीज विदाउट लेजिस्लेशन बिना कानून के हैं उनको 100% मिलेगा। ये आपके बजट के प्रोविजन दे दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमाइन ए स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन। ये वर्ड जो है मानक, नॉर्मेटिव एलोकेशन, पहले नॉर्मेटिव नहीं था, यूं ही था ठीक है इतने हैं आदमी आए उनको पैसे दे दो। अब आपको फिक्स है कि नॉर्मेटिव एलोकेशन आएगा आपका ईच ईयर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, जो आपको 4 पैरामीटर दिए हैं उनके। और स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि स्टोर आर सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड द डिले कंपनसेशन। काम नहीं दिया तो राज्य की पूरी जिम्मेदारी होगी रोजगार देने की, और यदि आपने टाइमली नहीं दिया तो कंपनसेशन देने की भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। यानी राज्यों को 40% बजट देने के बाद में काम देने की गारंटी राज्यों के खाते में डाल दी गई है। अब आपको उस लाइन पे ही देखना है। अब मैं कुछ कानून के प्रावधान कर दूं कि ये काम चलेगा कैसे, क्या करेगा। कानून बना है तो छोटा मोटा 37 धाराएं हैं, उन धाराओं को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया ले लें हम, और उसको क्योंकि ये वीडियो ही बना रहे हैं हम तो लोगों को काम भी आने वाली चीज हो जाएगी। और ये जो चीज है इसको हम जो है लोगों तक पहुंचे, इस बात के लिए
क्लोज 1 तो टाइटल है, क्लोज 2 जो है, धारा 2 जो है, बिल प्रोवाइड डेफिनेशन दी है, क्या क्या परिभाषाएं हैं। क्लोज 3 के अंदर दिया है कि भाई बिल प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट फॉर ईच स्टेट गवर्नमेंट 6 मंथ ऑफ द कमेंसमेंट। ये बिल लागू होने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी स्कीम बनाए। ये क्लोज 3 कह रहा है, राज्य नहीं बनाएगा तो वो भुगतेगा राज्य। क्लोज 4 जो इसका कह रहा है कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान एट दी ओरिजिन ऑल वर्क्स। ग्राम पंचायत जो है वो विकसित, पहले जीपीडीपी के नाम से था, अब इसमें विकसित ग्राम का मतलब वीजीपीपी के नाम से ये स्कीमें जाने जाएगी और सेंट्रली स्पॉन्स होगी। 4 नंबर है वो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और सेम, यही कहानी जो पहले थी नरेगा में उसी तरह से है। 5 नंबर है स्टेचुरी गारंटी दी गई है। फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अलग होते हैं, स्टेचुरी राइट अलग होते हैं। स्टेचुरी राज्य को कह दिया कि भाई आप गारंटी है 125 दिन आप दोगे, नहीं दे पाओगे तो आप उनको मुआवजा दोगे, लेट दोगे तो आपको जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसके अंदर 5 क्लोज में 125 कर दिया 100 की जगह। 6 का धारा ये कह रही है कि नोटिफाई पीड वो 60 दिन का नोटिफाई करेगा जो है वो आपको कितने तारीख से कितने तारीख तक काम को बंद रखना है। 7वीं बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड द स्पेशल रिलेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी कि कोई क्लाइमेटिक आ गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आ गई कि ये जो विकलांग है इनके लिए 60 साल से ऊपर है इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन की सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। स्टेट के पास ये पावर नहीं है, ये 7वीं धारा आपकी कह रही है। 8वें से अब विशेष बात है कि 8वें के अंदर आपकी ये स्टेट शेल मेक ए स्कीम टू प्रोवाइड गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड टू गिव द इफेक्ट ऑफ द बिल। 8वें में आपको बनाना है, गारंटी आपको देनी है, स्टेट की ये जिम्मेदारी है। 90 में ये गारंटी एम्प्लॉयमेंट का दे दिया। 10वें में है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई द वेज रेट। अब यहाँ बड़ा झगड़ा है, पीछे भी मैं पढ़ रहा था पूरा। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी वेज रेट फिक्स करेगी, पहले मिनिमम वेज स्टेट वाइज था, और जब तक वो नहीं होता तब तक वो नरेगा वाली पहले वाली चलेगी। वो है जब तक आपके रूल वगैरह बनने आपकी स्कीम जाएगी करेगी तब तक ये इन्होंने क्लियर भाई आगे कर दिया है। और 11वां क्लोज है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो देगा राज्य। हमने पहले आपको बता दिया कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो जो भी यदि बेरोजगारी भत्ता है जो आपको देना होगा। 12वें में है अब यहाँ से आपकी जो पंचायत के साथ ही जुड़े हुए हैं यहाँ से देखोगे आपका ये नया ढांचा हो रहा है कि 12वें के अंदर सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल बनेगी, जो सेंटर तय करेगी वहां से पूरी की पूरी वो कमेटी होगी, उसमें सदस्य 15 वगैरह दिए हुए हैं, आप इसको बिल में देखना। लेकिन ये ढांचा बनेगा जैसे सीओ वगैरह थे ना, उसके अंदर कुछ अलग तरह की 12वां क्लोज जो आपका इसमें कंपोजिशन जो दिया है, ये टेन्योर कितना होगा, कितने 3 साल के लिए रखेंगे, चेयरपर्सन कौन होगा, क्या होगा, ये सेंटर तय करेगी। कौन सी? सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल, ये काउंसिल बनेगी। 13वें के अंदर है स्टेट में भी काउंसिल बनेगी, वो सेंटर के नीचे रहेगी, यानी सेंटर के हाथ में चाबी है। ये काउंसिल जो है पहले ये नहीं था, कुछ अलग था, थोड़ा फ्रीडम थी, अब यहाँ नहीं है। ये आपकी सेंटर वाली कमेटी जो है वो चेयरपर्सन वगैरह है, ये स्टेट वाली को गवर्न करेंगे, इनको काम धंधा करना, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर 14वां जो है नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, एक राष्ट्रीय स्तर की स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो आपको क्या करेगी, नॉर्मेटिव एलोकेशन जो होगा ना वो तय करेगी कि भाई इस राज्य को इतना पैसा देना करना, फिक्स अमाउंट तय करना, तो नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी के नाम से वो कहलाएगी। फिर 15वीं जो है स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी होगी, वो इनके नीचे होंगे, चाबी उनके हाथ में होगी, इनको जैसे कि यानी आपका वर्क फोर्स काम करने वाले नीचे स्टेट के होंगे पूरे के पूरे, बाकी सेंटर के पास में ये ढांचा खड़ा होगा। इसके अंदर दूसरे लोग भी लिए जा सकेंगे, गवर्नमेंट मशीनरी के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं, इसमें आप पढ़ोगे पूरा, लेकिन कुछ लोग जो संस्थाओं से इधर से भी लिए जा सकते हैं। फिर 15वां बिल है जो स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी का आ गया। 16वां है ये बिल प्रोवाइड दैट पंचायत इंटरमीडिएट बीडीओ वगैरह प्रिंसिपल अथॉरिटी, ये पंचायतें और बीडीओ और ये जो है प्रिंसिपल अथॉरिटी हो गए, 50% इनका होगा काम, और वो लगभग वही है, लेकिन काम कराने वाली एजेंसी मुख्य रूप से ये रहेगी।
अब 17वां में अंदर एक और डाला है इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिसमें कलेक्टर का लिखा हुआ था, मैंने देखा, या कलेक्टर या दूसरा जैसे आपके सीओ होते हैं उसी तरह से शायद ये करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डीपीसी के नाम से वो कहलाएगा। और 18वां है नीचे उसके प्रोग्राम ऑफिसर है जो इंटरमीडिएट लेवल पे, इनके नीचे प्रोग्राम ऑफिसर तय करेंगे। अब इसमें शायद तो नीचे वीडियो के ऊपर कोई बीच में कोई पोस्ट होती होगी तो मुझे ध्यान नहीं है, साथी जुड़े हुए हैं इसके, वो बताएंगे कि भाई ये है। 19वां है रेस्पॉन्सिबिलिटी है फंक्शन ऑफ द पंचायत के दिए हुए भाई क्या क्या करेगा हाउस होल्ड। एक अब एक वो कार्ड बनेगा, एक कार्ड के रंग अलग अलग होंगे। आपका ये कार्ड बनेगा जो एक हाउस होल्ड का कार्ड बनेगा, उस कार्ड को लेकर के आप जाओगे तो हो सकता है ये कार्ड थ्रू आउट इंडिया चले। यहाँ का आदमी कहीं बाहर भी जाके रोजगार लेना चाहे तो, क्योंकि लेबर पूरी 93% को इनको मैनेज करना है। और मैनेज किस में करना है, ये इन्होंने गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट है 7 का, मैं आपको पढ़ के बता दूं कि इनमें ये काम करवाने के लिए मैनेज करेंगे गति शक्ति वाले जो है सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डा, जल मार्ग, लॉजिस्टिक और परिवहन। ये गति शक्ति के 7 पिलर हैं। इन 7 पिलर के अंदर ले सकते हैं भारतमाला 2017 में चालू हुआ, उसमें ले सकते हैं एनआईपी यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वहां आपकी लेबर काम आ जाएगी। सागरमाला जो 2015 से चला उसमें काम आएगी। उड़ान है, उड़ान का नाम है उड़े देश का आम नागरिक, तो ये छोटे छोटी जगह हवाई अड्डे बनेंगे, वहां आपकी लेबर काम आ जाएगी। ये 7 के सिवाय इन योजनाओं में भी ये लेबर, यानी हम लेबर रिफॉर्म को, लेबर को, पूरी भारत की लेबर को किस तरह से गवर्न करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे। पहले तो गांव और ग्राम सभा, अभी वही ढांचा है लेकिन उसकी पेरी फेरी बांध दी। उसमें यह नहीं है कि आप अपनी मर्जी से इधर उधर भटक लो। इन्हीं गति शक्ति के काम अमृत ने ये विकसित भारत का 2027 का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो इन सब दायरों में आपको काम करना है, इसके आगे इधर उधर नहीं करना है। 4 पिलर आपको दे दिए थे कि पानी वाले वो करके, और शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड दिए, इसमें कुछ काम दिए हुए हैं। तो लगभग 80% काम तो वही है, लेकिन इनसे रिलेटेड होंगे गति शक्ति के काम भी हो जाए। यानी आप अपने हिसाब से इंडिविजुअली हर गांव का काम उसके नहीं है, भारत का एक ढांचा होगा। विकसित भारत का मतलब एक भारत, इंडिया का पूरा एक पूरा होल वर्क होगा। उस वर्क के अंदर ये एक आपको कार्ड दे दिया जाएगा। कार्ड वाला जो है आगे क्लोज आ रहे हैं। एग्जीक्यूशन 21वां जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड नेसेसरी स्टाफ टेक्निकल टू डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट इनको ये स्टाफ देगी। ये भी स्टेट का 40% बजट दिया है, स्टाफ भी आपको देना है। सेक्शन 22 है सेंट्रली स्पॉन्स स्कीम कहलाएगी और फंडिंग रेशियो 40-60 का है, ये होगा। 23 में है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है। 24 में ट्रांसपेरेंसी तो आप लोगों को पहला ही है, वो जियो टैग वगैरह सब पहले थे। ये अब यूं ही लिखना अलग चीज है, बाकी नरेगा में भी ये चीजें थी, क्यों मैं नरेगा एक्शन रहा हूँ इसलिए उस बिल में भी सारी बातें ये थी। और ये इसमें ऑडिटर जनरल की भी कहानी है, पेनल्टी की भी कहानी है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का डेलीग्रेशन पावर है, बिल का दे दिया। और वो जो मैंने आपको बताया कार्ड वाला, वो कार्ड वाली कहानी शेड्यूल फर्स्ट के अंदर इन्होंने दिया कि भाई ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन होगा तो इनके स्पेशल जो होगा वो सिंगल वुमेन का अलग होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी का होगा, पर्सन अबव 60 ईयर होगा, रिलेटेड बॉन्डेड लेबर का होगा, पर्सन बिलोंगिंग टू पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का होगा, ट्रांसजेंडर का होगा, बाकी का जो है वो हाउस होल्ड का होगा। ये कार्ड जो है आपको होगा, इसके अंदर सारी एंट्रियां वगैरह होगा। तो 6 महीने में तो आपको योजना बनानी है, 6 महीने के अंदर अंदर ये कार्ड भी बनने हैं और आपको बजट इस फाइनेंशियल ईयर का जो आएगा 1 तारीख को बजट, उसके अंदर आपको नजर रख के ये ध्यान भी रखना है कि भाई ये बजट जो है ये आया है इस 4 पिलर जो थे उसके हिसाब से, और आपकी स्कीम जाएगी उसके हिसाब से आपको बजट का एलोकेशन हो जाएगा। नॉर्मेटिव बजट है, इस बात को आप, इस शब्द को बार बार इसके अंदर दिया गया है कि ये प्रिडिक्टरी होगा, ऐसे अंध यूं नहीं का हम इतने पैसे यूं कुछ नहीं, फिक्स होगा आपका बजट। और मोटा मोटा इसमें ये है कि सेंट्रली रिस्पॉन्स का मतलब है कि सेंटर की जितना बजट है, जितनी योजनाएं हैं उनके अंदर ये कहीं न कहीं जल जीवन में और दूसरे में ये जितने हैं योजनाएं, इनके अंदर इनको एडजस्ट कर देंगे ये।
मोटी सी कहानी अब यही है। अब मैं आपके सामने इस बात को लेके आ रहा हूं, जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, रूपचंद जी और घनश्याम जी को मैं पहले लेना चाहूंगा। मोटी सी बात है कि एक बात तो ये है कि दुनिया का ह्यूमन रिसोर्स कैसे है, उस पर भी हमारी केंद्रित बात आए कि भाई लोग ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भाई ये 93% लोगों को आप 125 दिन के लिए एंगेज करेगो, इन योजनाओं को फिक्स कर दिया, तरीका अपना दिया, ढांचा खड़ा कर दिया, नेशनल स्टीयरिंग जो कमेटियां बना दी, उसमें आपने सारा ढांचा बना दिया, नाम इधर उधर चेंज होते रहेंगे, बीडीओ की जगह कोई और हो जाएगा या सीओ की जगह कुछ और हो जाएगा, लगभग ढांचा वही है, लेकिन चोटी सेंटर के हाथ में है और चाबी इन कमेटियों को दे रखी है। इन कमेटी के जो भी चेयरमैन है उनकी चोटी केंद्र के हाथ में, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। अब आज तक जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था लगभग वही है। ग्राम सभा बैठेगी, ग्राम सभा में प्लान होगा, प्लान के अंदर बाध्यता होगी, इन 4 के अंदर ये जो शेड्यूल आए हैं उसके अंदर अधिकारी आपके पास में होंगे। इन सारी जो स्थिति है, उस स्थिति में हम कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी चल रहा है, कुछ तो हमें ज्ञान भी चाहिए, कुछ ये कह रहे हैं भैया ये जो है हमारा जो राइट था वो ये कह रहे हैं स्टेचुरी राइट दिया है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, संविधान के तहत हम ले सकते थे काम को, ये भी कह रहे हैं ले सकते हो आप, संविधान के तहत ही है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन स्टेट देगा, मैं नहीं दूंगा, चाबी मेरे हाथ में होगी, ये देगा। अब ये जो व्यवस्था खड़ी हुई है, फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात आती है इसमें कि क्या फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है, इस बात की भी आती है कि आपके जो अधिकार हैं उसके अंदर कोई कमी आई है, ये बात भी आती है कि हम नहीं कर सकते। बाकी कहानी वही है, आपको देना होगा तो कौन देगा, कि स्टेट देगा, स्टेट तब देगा कि सेंटर से, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इन स्कीम के अंदर मुख्य से जैसे बंगाल के साथ में हुआ था जीएसटी वाले उस मामले में, तो वहां भी जो है इस तरीके से होता है कि ऑडिट पैरा बनने के लिए ये जो ऑडिट वगैरह इनकी लगा रखी है, वहां ये कुछ नुक्ताचीनी करके कई दिन तक बजट यदि रोक देते हैं, तो सेंटर के हाथ में जब पैसा पूरा का पूरा ये दे रहे थे तब भी ये नुक्ताचीनी थी, तो अब 40% आप नया खड़ा करो तब 60% वहां से आए, ये भी एक सवाल है। ये प्रश्न हमारे सामने है कि एक आदमी, एक मजदूर, इस देश का नागरिक जो 93 पर लेबर की कैटेगरी में है, 93 का मतलब है असंगठित क्षेत्र का वो हिस्सा है। इन सब बातों में संगठित वालों का अलग ढांचा है, उनके पीएफ कटेंगे, वो कटेंगे, संगठित में अपन लोग जो भी गवर्नमेंट मशीनरी के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट है, वो भी उसी लाइन ऑफ एक्शन पे आते हैं, वो 7% लोग हैं। 93% पब्लिक को किया है। एक ये हो भाई चलो ठीक है यार, सबका भला हो, तो बात वो कहो जो सबके लिए आए। अब डेमोक्रेसी का जमाना है, 51% लोग कह रहे हैं, ग्राम सभा कह रही है, तो कर दो भाई, लेकिन करने में भी सीमा में भी ऊपर बजट की सीमा, बजट की सीमा के बाद में इनका कंट्रोलिंग की सीमा, ये सारे परिस्थितियां इस लेबर के साथ में है। अब पहले काफी हद तक तो थी, लेकिन कुछ कम थी। ग्राम सभा का जीपीडीपी का जो प्लान बनता था, वो प्लान वैसे तो खैर वो सीमा में ही बनता था, वो भी एक तरह की एक्चुअली जो एक्ट था मनरेगा का, वो मैंने पूरा पढ़ा था एक्ट के ऊपर, तो उस भावना पे नहीं हुआ था, और वो मैंने एक जगह विरोध भी किया। भावना यूं थी कि इसमें भी सोशल ऑडिट का पैरा है। सोशल ऑडिट के अंदर गवर्नमेंट की टाइम की बात है कि सोशल ऑडिट के अंदर हमने ये था, डिपार्टमेंट की ऑडिट हो वो वहां का नहीं बैठेगा अधिकारी, जैसे पंचायत का है तो सरपंच नहीं बैठेगा, लेकिन इन्होंने सरपंच को बैठा दिया। हमने कईयों ने, निखिल डे, अरुणा राय और कई लोगों ने ये बात उठाई, और मैं निखिल डे के पास भी गया, मैंने कहा जी ये तो गलत दिशा में, जब मालिक वहां बैठा है तो क्या ऑडिटर क्या नहीं, मतलब नहीं है, इसको तो साइड में बिठाना चाहिए, वहां पे कोई ऑडिट और करे तब तो उसका मतलब है। तो ये जब बातें उभर के आई, तब ये बात उभर के आई कि निखिल डे जब गहलोत से मिलने गया तो उसको ये जवाब मिला कि देखिए पंचायत के अंदर, अब यहां से आप सुनना, पंचायत के अंदर जो भी काम होंगे वो पंचायत एक्ट के अनुसार होंगे, ये तुम्हारा नरेगा फरेगा हम नहीं मानते। नरेगा का एक्ट जो है वो तुम्हारा होगा एक्ट,
ये रोजगार देने का जो भी है सेंटर दे रही कर रही है, लेकिन हमारा तो सरपंच काम करा रहा है, तो सरपंच ही मालिक है। ये बात आई। अब यहाँ पे सोशल ऑडिट होगी, कौन करेगा, ये रूल बनेंगे, क्लियर होगा, क्या होगा ये मैंने काफी विवाद को इसको उठाया था कि साहब किसी की ऑडिट हो तो वो आदमी बैठा तो ऑडिट का मतलब नहीं है, लेकिन ये गहलोत साहब के स्पष्ट जवाब थे उस टाइम पे। और बाकी की गवर्नमेंटें भी पंगा नहीं पाड़ ली थी, सरपंचों से कौन पंगा पाड़े, ये पॉलिटिकल एंटिटी होते हैं, पॉलिटिकल एंटिटी और ब्यूरोक्रेट एंटिटी में फर्क आता है, इसलिए वो क्या है कि सोशल ऑडिट का मतलब नहीं। सोशल ऑडिट के अंदर पहले एक बार वीडियोग्राफी की भी बात चली थी कि मुझे इसमें 5 साल एज एक्शन काम करने का मौका मिला पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ऐसे से, इसमें पंचायत में नहीं, लेकिन उसमें यह था कि भाई वीडियोग्राफी वाली बात आई, कई जगह लड़ाई हो गई, कैमरे छीन लिए। तो ये परिस्थितियां सोशल ऑडिट की भी है, और भ्रष्टाचार की जो बात इसमें चली थी एज इट इज ही होना है, क्या होना है वो आगे की कहानी है। तो हम अब चाहते हैं कि रूपचंद जी आप संक्षेप में इस बात पे को राइट के ऊपर और विदेश की ढांचे के ऊपर अपनी बात को रखो, फिर मैं उनको लेता हूं और फिर इन पंचायत वालों से क्वेश्चन लेकर के अपन इनमें करते हैं, कानून को ढूंढते हैं ताकि लोगों के ये काम का डोप बने। रूपचंद जी। सब साथियों को नमस्कार। मैं ये सारी बातें सुन के इस नजरिए पर पहुंचा हूं कि ये जो प्रेजेंट जो कुछ चल रहा है ना, ये नया कारपोरेट वाला, जहां पैसा और मंडी फैसला करेगी और पैसे वाला फैसला करेगा, और सारा निर्माण जो है वो पैसे से होगा। तो वहां पर पैसा के साधन दो ही हैं, जहाँ प्रकृति को जाड़ो और वहां से पैसा निकाल लो, जहाँ आदमी को निचोड़ लो। तो सबसे जो कैपेबल सोर्स है, जो रिन्यूअल है, वो है ह्यूमन सोर्सेस। किसको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो और ये डेवलप करता है, और ये आगे लगातार अपनी जो वंश भी चलाता है और लगातार वो काम करता है अपना जे। तो सबसे पहले हम अपना फॉल्ट जो रहा है, जो कि हम जो मर्जी करें। एक रिपोर्ट आई थी, वो पहले बढ़ा जिस बैकग्राउंड में कह रहा हूं मैं, कि जितना इंडिया का जीडीपी है, उस जीडीपी का 80% पार्ट जो है ना वो चला जाता है हमारा उधारी में, चाहे अब IMF का दें, वर्ल्ड बैंक का दें, या जहाँ लोकल गाय उठाया हुआ है। 20% पैसा रह जाता है आपके पास जीडीपी का, कह रहा हूँ बजट का नहीं कह रहा मैं, 20% रह जाता है आपके विकास के लिए। अब उस 20 रुपए जो जीडीपी के बचते हैं उसको आपने कहाँ बांटना है। आवाज आपकी रूपचंद जी आई नहीं, क्या बात है? रूपचंद जी आपका नेटवर्क कहीं गायब हो गया कश्मीर में। चलो ठीक है, फिर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो घनश्याम जी आप बात बढ़ाओ, रूपचंद जी का हो सकता है नेटवर्क की वहां पर समस्या रहती है J&K में। आप कुछ अपना बात रखो, फिर मैं इन साथियों को लेता हूँ, फिर आप लोगों को वापस ले आऊंगा। मैं सुनना चाह रहा था, रूप जी को भी, मन्ना राम जी भी है ना, इनसे कुछ ये वकील भी कानून की बात अपने आ चुकी है, अपने सिर्फ अधिकार की बात है, और ये बदलाव हुए उसके अंदर आम नागरिकों जैसे भाई अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा अलग है, इसलिए सब गवर्नमेंट मशीनरी के लोग भी हैं, कुछ पॉलिटिकल लेवल के भी लोग होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्या ये वाकई 93% ह्यूमन रिसोर्स को सेट करने के लिए पॉजिटिव सेटअप है, या यूं ही अपने जो है वो करके एक भाई टाइम पर ठीक है बजट ही नहीं देना पड़ेगा, इस एक्ट को तो खत्म कर दिया ना। आप बोल दीजिए 93% कहाँ से आएगा? ये तो रूरल के लिए है, रूरल गारंटी है। रूरल 93 वाली से कम हो जाएगा, लेबर रूरल के लिए। अब बाकी तो मैं भी सुन रहा हूँ। मैं दूसरा ये है कि इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है, इसमें स्टैट्यूटरी राइट दिया, जो भी दिया। हाँ फंडामेंटल देखो, वो पहले कह रहे हैं भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया था। फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो फंडामेंटल है, स्टेचुटरी राइट है जो लीगल राइट अलग है, स्टेचुटरी राइट वो जो कानून बना के दिया था हमने, दे दिया आपको 125 दिन।
नरेगा में भी फंडामेंटल नहीं था, उसमें भी स्टेटूटरी राइट नरेगा में नहीं था, fundamental right था, लेकिन वो कह रहे हैं constitutional right था। इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है फंडामेंटल राइट। रोजगार का फंडामेंटल राइट पहले वाले नरेगा में भी नहीं था और इसमें भी नहीं है। चलो मैं बाकी जो साथी आए हुए हैं उनको ले लेता हूँ, फिर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। कई सोम जी डारा आप जुड़े हुए हैं शायद, देखो आप अपनी बात को रखो, आप वीडियो हैं और सेशन रिकॉर्डेड है, इसलिए हम सीमित बात रखें, सिस्टमेटिक रखें। और बदलाव तो हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आएगी, कहाँ आपके बजट में क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप अध्यक्ष भी हैं और वीडियो भी हैं, तो उस लाइन ऑफ एक्शन पे अपनी बात को करें, ताकि इसमें गवर्नमेंट की कोई अनावश्यक भर्त्सना नहीं आए कि समय के साथ में ही हम करें। लेकिन जो बदलाव है उसको हमें लोगों तक बात पहुंचाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सोमलाल जी डारा। सबको नमस्ते। कानून तो कोई भी सरकार बनाती है तो जनता के हितों को देख के ही बनाती है, पूरा एग्जामिन होके बनता है और वहाँ बड़े लोग बैठ के पूरे देश को परिप्रेक्ष्य में बनाते हैं। इसके लिए तो भारत के संसद द्वारा पारित सभी कानूनों का स्वागत है। जो ये कानून चाहे पहले नरेगा का बना, अब जी राम जी का बना है, सबसे पहले तो गाँव के अंदर जगह कहाँ है काम कराने की, सबसे बड़ा इश्यू ये है। प्लान बनाए तो कहाँ बनाए, वहां तो पंचायत घर बनाने के लिए भी जगह नहीं बची है गाँवों के अंदर। और जो गाँवों के अंदर सड़कों की बात आई है, उसमें कुछ सड़कें तो डामर बन चुकी है और जो सड़कें रास्ते हैं आवागमन के खेतों के या कोई और, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज तक दर्ज नहीं हुए, जबकि वो परंपरागत रूप से चल रहे हैं। जब तक वो राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते दर्ज नहीं है तो उस रास्ते पर चाहे नरेगा हो चाहे जी राम जी हो काम नहीं करा सकते। तो सबसे बड़ा इश्यू है कि 93% जो लेबर एंगेज की बात है, वो कौन से स्थान पे कैसे प्लान बने, ये जगह उपलब्ध नहीं है। पहली बात तो ये है उस पंचायत क्षेत्र में या उस पंचायत समिति पूरे क्षेत्र में। दूसरा है कि इसका जो प्लान बनाते हैं वो सरपंच है, ग्राम विकास अधिकारी और गांव के 5-10 मौजूद है, जो ये 4 कैटेगरी की है, उसको ना तो समझ पाते हैं, ना उनको ट्रेनिंग दी हुई है और न उस ढांचे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मैं करीब 2005-6 से नरेगा के का वार्षिक कार्य योजना जो जीपीडीपी है उसको देखते रहते हैं। तो वो जीपीडीपी योजना बनाओ 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 करते करते समय गुजरता है, तब जाके आनंद फानम बन के वो अपलोड हो जाती है। और जब सैंक्शन करने की बारी आती है तब पता लगता है कि ये जो काम सूची में शामिल किए गए हैं उसमें 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है उस पर वो फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम सैंक्शन नहीं। तो वो बड़े इश्यू है बजट का, लेबर एंगेज का सेकेंडरी बात है। पहले तो सरकार जगहों को चिन्हित करे कि जगह कहाँ है ग्राम पंचायतों में। दूसरी, उसके लिए जो योजना बनाने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट लोग, मैंने पहले कई बार सरकार से निवेदन किया था। बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजें थी, तो इंजीनियरिंग कॉलेजों के हमने कहा था कि जिस तरह एमबीबीएस डॉक्टर की इंटर्नशिप होती है, वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको 6 महीने के लिए गाँवों में भेज करके गाँव की तमाम जो विकसित भारत कह लें, विकसित ग्राम पंचायत कह लें, जीपीडीपी कह लें, उसकी तैयारी उन लोगों के माध्यम से आज पहले भी करनी चाहिए थी, आज भी समय रहते करनी चाहिए। वरना मात्र गांव के लोगों के भरोसे योजना छोड़ देना बिना प्रशिक्षण के, ये तो आप ना तो पहले इसके कोई अच्छे रिजल्ट आए, आप देख ही रहे हैं। बहुत सारे तालाब जो अच्छे थे वो तालाब खत्म हो गए हैं और उन तालाबों में आज पानी नहीं है। इसी तरह एक जनता जल मिशन आया जो गांव के तालाबों की पाइपलाइनें बिछ गई, पानी नहीं है वहां और उसमें नहीं हुआ। जो एक बहुत बड़ा सजेशन था वो अभी तक नहीं हुआ। मैं करीब 10 साल से कोशिश कर रहा हूं कि ये जो डेयरी का इसके अंदर प्लान आया है, हनुमान जी और मान जी है, तो डेयरी के अंदर जो डेयरी का फैट रेट है 8 से 10 रुपए है राजस्थान में, तो क्यों नहीं इस पे 50% बोनस कर दिया जाए। और खेती भी कम बची है तो डेयरी को जो इतना दूध और घी जो पूरे भारत और विश्व को चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है, फर्जी तरीके से बनता है। तो इसको 50%, 10 रुपए फैट है उसको 50% बोनस देके 15 रुपए फैट कर दे। और ये जो डेयरी का प्रोजेक्ट है तो कोई भी व्यक्ति 2 गायें 3 गायें 4 गायें रख करके जो दूध आज 50 रुपए में जा रहा है वो 75 में हो जाएगा। तो वो क्योंकि गाय 2 साल 3 साल के अंदर 2 साल दूध देती है, 1 साल गाय दूध नहीं देती है।
वो अपना गर्भवती होती है, 1 साल उसमें लग जाता है, करीब ऐसा एवरेज रहता है। कईयों में तो 1 साल और 1 साल का गैप रहता है। यदि इसको डेयरी प्रोजेक्ट को और कृषि जो है काम दोनों को जोड़ दिया जाए, अब सड़कें बनाओ, अब मान लो वाटर रिसोर्स बनाओ, वाटर रिसोर्स कहाँ बनाए, वो जो गांवों की नाली का पानी है वो तो इधर से उधर लोग जाने ही नहीं देते हैं, ना नाली बनाने देते हैं। तो ऐसे माहौल में काम पंचायत कैसे करेगी? तो इस बारे में आप लोगों से जो एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े लोगों के संपर्क में हैं, जो इस ग्लोबल पंचायत से जुड़े हुए हैं, डेयरी के फैट पे एक एक्सरसाइज हो, बोनस राशि पे और एक कृषि पे, तब जाके गांवों की दशा और दिशा सुधरेगी और एक रास्ते जितने भी है वो रिकॉर्ड में मापन होकर के वो हुए। दूसरा, आज गांवों में सफाई का काम चल रहा है। सफाई के लिए इन्होंने नरेगा में कहीं क्लोज नहीं डाला, ना इतना बजट है, और सफाई भी कर रहे हैं तो कचरा ए स्थान से उठा के जेड स्थान पे डाल रहे हैं, उसको डिस्पोज करने का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे सिर दर्द हुआ तो टैबलेट ले ली, सिर दर्द तो रुक गया, परंतु क्या शरीर के आंतरिक प्रक्रिया के ऊपर कितना विपरीत प्रभाव पड़ा, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। मेरा तो जो अभी तक मेरा अनुभव रहा है, वो पहले लोग मैंने भी अकाल रात में काम किया है, तो हम 10 बाई 10 की और 1 फुट मतलब 100 घन फीट मिट्टी निकालते थे, तभी हमको 7 रुपए और 14 रुपए मिलते थे, और घर से इसी भावना से निकलते थे कि आज 10 बाई 10 इंटू 1 फीट 100 घन फीट की जमीन तो खोदनी है। आज 42-44 घन फीट है, वो 4 फीट 5 फीट 10 फीट भी लेबर नहीं खोदती है। और यदि पैसे कम आ जाए तो जांच बैठ जाती है, अधिक पैसे दे दे तो जांच बैठ जाती है, और लेबर को कहे तो लेबर आंदोलन कर देती है। और ये तो देखो अध्यक्ष जी, ऐसा है कि ये तो एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है, ये बात है। लेकिन डेयरी वाली जो आपने बात उठाई, ये एक पिलर लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिया गया है। अब आप अलग कह रहे हैं, आप डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना सकोगे, हो सकता है ये गायों वाला गौशाला में कहीं कर करा दे, लेकिन ये जो है इस तरीके से डेयरी का इसमें ले रखा है, और प्रोसेस शेड्यूल पढ़ोगे तो काफी कुछ वो लोग ले रखे हैं इन्होंने। मेन बात ये है, ये जो अब बदलाव आया है, इस बदलाव में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के अंडर में हो गए। इस बात पे आप क्या कहेंगे? आपके ऊपर अब मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री है। अब आपके पास बजट का है, जो मैंने बॉडी पढ़ी थी आपको कि ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल रोजगार कमेटी, फिर इसके नीचे स्टेट रोजगार कमेटी, स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल, ये 2 तो काउंसिलें बनाई, कुछ कमेटियां बनी, तो वो इनडायरेक्टली आपका तनख्वाह वगैरह तो स्टेट देगा, नौकर आप स्टेट के हो, लेकिन आपकी पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सेंटर के पास है। इसमें आप क्या सोचते हैं? आप लोग ये निवेदन है कि जो भी आप भी अधिकारी रहे, जो भी अधिकारी जिस सब्जेक्ट पे काम करता है उस सब्जेक्ट की जो अथॉरिटी है उसके नियंत्रण में आ जाता है। जैसे चुनाव का समय होता है तो हम चुनाव जब हम स्कीम देखेंगे तो उसमें में देखेंगे तो सेंटर के स्कूल में यदि कोई प्रावधान कर रखा है उसमें के प्रति उत्तरदायी रहेंगे और सेंटर के तहत कार्रवाई होगी। जैसे चुनाव आयोग में भी सिस्टम है, तो बहुत सारे हैं इस तरह के। मान लो कभी कोविड आया तो कोविड में जो सेंटर का सिस्टम है तो उसको प्रदेश शर्मा ले रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा हैं, आप क्या हैं और अपनी बात को रखें, फिर मैं बोलना चाह रहा है, हैंड रेज करें, रिकॉर्डिंग सेटअप प्रॉपर हो पाए और हम उस दिशा में बढ़ पाए कि एक्चुअली ये राइट के ऊपर और ये लोग बोलने वाले हमें बाद में आएंगे हमारे साथ में। तो ब्रजेश जी, आपने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाहेंगे? आप परिचय भी दे दें, अपनी बात को रखें, माइक खोलें और बोलें। ऐसे ही कोई बटन दब गया क्या? चलो बाकी कोई साथी, मैं 1 बाय 1 ले लेता हूं, जो भी अभी काफी लोग बाहर से जुड़े हैं। ब्रजेश जी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो डीपी सिंह जी आपको बाद में लेंगे, आप तो ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं तो यूपी के, तो मैं बाद में आपको लेता हूं। उसके बीच में
एक कृष्णा मलिक करके मनिका प्ले ये है, तो आप कुछ कहना चाहें तो देख लें। और एल के सैनी हैं, राम स्वरूप जी हैं, श्रवण जांदू हैं। आप अपनी माइक खोल के करें, वरना मैं अपने तरीके से अपने सेशन को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि रिकॉर्डेड में बीच में हाँ जी सर, सबको नमस्कार। हाँ जी बोलिए। डीपी मुझे सिंह जी बोलना है? मुझे हाँ बोलना डीपी है सिंह क्या? जी बोलिए। हाँ, तो मैं तो उत्तर प्रदेश की बात बता सकता हूँ कि सफाई कर्मचारी यहाँ 1,08,000 भर्ती की है सरकार ने। और सरकार जब भर्ती करती है तो उसके सामने समस्या होती है कि वो आरक्षण का भी पालन करे। उसमें जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, तमाम तरह के लोग उन्होंने अप्लाई किया होगा, भर दिया। और उसमें 80% लोग जिलों पे काम करा रहे हैं बिगाड़। 5-10 डीएम रखे हैं, एडीएम रखे हैं, तहसीलदार रखे हैं, वीडियो पंचायत रखे हैं, वीडियो रखता है। तो पैसा तो जा रहा है सब पंचायत विभाग से, और एक पैसे का काम नहीं हो रहा। 2-4 जगह अगर वो जाते हैं तो उन्होंने कोई न कोई अपना वो रख रखा गांव से, तो सस्ते से आदमी 2-3 हजार रुपये में वो कभी कभी थोड़ी बहुत कहीं सफाई कर देते हैं। पहली बात तो सफाई हो, और वो कूड़ा जो है, कूड़ा डालने का कहीं व्यवस्था नहीं है गांव में। या तो ऐसी जगह नहीं है, या अगर जगह है तो वो कब्जे में है। दूसरी बात ये कि गांव पंचायत अधिकारी ये सॉरी सफाई कर्मचारी जो हैं, ये सफाई कर्मचारी प्रधान तक की भी बात नहीं मानते। इनकी तनख्वाह पहले प्रधान के रिकमेंडेशन पर मिले करती थी, अब वो भी खत्म करके डीपीआरओ की उस पर मिलती है। डीपीआरओ है डीएम का गुलाम, या कह दो उसे क्लर्क। बाकी उस पर भी कोई ताकत नहीं है। सारा विकास विभाग और जिले स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनका दबाव रहता है, जो वो कहते हैं वही होता है। तो ये गांव पंचायत, ये सफाई कर्मचारी, इनका तो पंचायतों को अधिकार मिलना चाहिए ना भर्ती करने का। और हर गांव में 1 या 2 आदमी भर्ती करें तो उसी बिरादरी के तो भर्ती करेंगे जो सफाई कर लें। जाट, पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण ये सफाई करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, ये तो वैसे भी नहीं ठीक है। करते। डीपी सिंह जी आ गई। आज हम जी नरेगा के बारे में इसमें जो बात आई है इसके ऊपर नरेगा केंद्रित हमारे यहाँ तो बंद है। कर रखी है ना। हमारे हाँ यहाँ नहीं, तो वो तो एक्ट ही ये तो साल एक्ट ही खत्म हो गया, नया एक्ट आया है। और जो इसलिए नया एक्ट आया हमारे यहाँ वो भी नहीं लागू होने का, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो बता रखा है यहाँ संपन्न एरिया। तो हमारे यहाँ तो बहुत दिन से बंद कर रखी है, 4-5 साल से भी ज्यादा हो गए। तो इधर तो नरेगा की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ तो लोग संपन्न है। चलो जी। हाँ रूपचंद जी आप वापिस तो देखो, आप जुड़ पर। हाँ सोम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को पूरी करें। रूपचंद जी थोड़ा आप रुक जाइए, सोम जी की बात ले लेते हैं। पंचायत अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि संपन्न एरिया, डीपी सिंह जी सबसे बड़ी जगह है कि कृषि के अंदर और डेयरी में यदि इस जी राम जी को या नरेगा को नहीं जोड़ा जाता है तो जगह ही नहीं है पंचायतों में। लेबर को खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है। ये हालात है। वो सरकारी जमीन है, वो तो पब्लिक का अतिक्रमण कर रखे हैं। खेत है तो उसमें आप काम प्राइवेट खेत में करा नहीं सकते, तो सरकार भी क्या करे जो रूल है नहीं उसके अंदर। पवन जी देखो, एक बात बताऊं, ये जो एक्ट आया ना इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूं, आप लोग भी पता करना। जब ये कार्ड बनेगा ना, इनका कार्ड बनने का मतलब है कि उस कार्ड को लेके पूरे भारत में गति शक्ति के काम है। इन्होंने जो सरकार ने कहा कि भाई विकसित भारत का मेरा प्लान है, विकसित भारत के प्लान के अंदर गति शक्ति के मैंने 7 वो पॉइंट आपको पढ़ दिए। इसके बाद में भारतमाला और पढ़ दिया। हवाई अड्डे के ऊपर भी सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डा, जल मार्ग, लॉजिस्टिक, परिवहन, 7 तो ये पिलर उसके हैं गति शक्ति के। भारतमाला, नेशनल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, सागरमाला, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इन योजनाओं में ये सेंट्रली स्पॉन्स योजनाएं हैं, तो हो सकता हो कि इस गांव का आदमी वहां पे चला जाए और उसको वहां रोजगार मिल जाए। ये हो सकता। पहले एक नियम अलग था कि 5 किलोमीटर से अंदर अंदर रोजगार देना था, नरेगा का कानून मैंने पढ़ रखा था। तो 5 गांव का आदमी गांव में रहेगा, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर उसको रोजगार देना जरूरी है। नहीं दे पाती है सरकार तो बेरोजगार भत्ता देगी, भत्ता नहीं देगी तो 15 दिन के बाद में उसको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। अब ये जो चीज हुई वो तो बाकी तो सेम चीजें रख दी इन्होंने, लेकिन ये कार्ड बना के कहाँ भेजना चाह रहे हैं ये हो सकता है कि इसमें क्लियर नहीं है, अभी रूल आएंगे तब की बात है।
हाँ चलो गोवर्धन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आप परिचय भी हमारे दे दें आप। हाँ परिचय भी दे दें। मैं गोवर्धन चौधरी किशनपुरा। हाँ बोलिए। ये भगीरथ जी ने हमारे गांव में तेजाजी के लिए पैसे दिए थे 5 लाख रुपए। नहीं वो उसमें से पुरानी बात को आप मत को, आप तो इसके नहीं, अभी अभी वो हाल की बात है सुनो, सर, अभी की बात है। अरे नहीं भाई, ये जी राम जी पे अरे बात वी है, राम जी किसने क्या बिल का है पुराना, ये कोई वो समस्या समाधान के लिए नहीं है। समस्या समाधान वी शिविर राम नहीं जी है बिल ये। आने से क्या बदलाव होगा? अरे सर 1.5 क्या लाख नहीं? भी नहीं लगाए, 5 में से पंचायत हाँ खा गई पूरे अरे पैसे। उसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है भाई, क्या बात उठा रहे हो? आपको हाँ, पता ही ये नहीं किस मुद्दे की सब्जेक्ट बात पे नहीं है, बात करूं। मुद्दे की बात उठाओगे। जो आपको ये बिल आया है ना, इसका आप जो है उसके ऊपर कोई ज्ञान है, कोई आपकी समस्या है तो उस मुद्दे को उठाओ। हाँ रूपचंद जी, आप फंडामेंटली बात करें कि जैसा बात हो गई कि स्टेचुरी राइट मिला है दुनिया के अंदर, चाइना की कोई आपको नॉलेज उसको हमारे साथ शेयर करते हैं या कहीं और भी हो तो यही बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ के ह्यूमर सोर्स को जो अंडर डेवलप्ड रखा है उन्होंने, तो अंडर डेवलप्ड ह्यूमर सोर्स दुनिया के 2 जगह ही है, एक तो साउथ में और एक अफ्रीका में, जिनके पास काम करने की जगह कोई नहीं है और काम करने के स्किल भी कोई नहीं है। और जहां पर जो स्किल दी जाती है सर्टिफिकेट, वो तो वहां यूरोप में वगैरह काम नहीं चलता। और अगर टेक्निक बड़ी हायर आ गई है, जहां पर हायर टेक्निकल आदमी चाहिए जो काम करने के फिट हो, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो अपने पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस वक्त चाइना से आ गई, और चाइना का मॉडल अपने पास जो है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया और किस तरीके से उन्होंने, जिसको कहते हैं जिलतें झेली हैं उन्होंने। कि एक किस्सा छोटा सा बता देता हूं मैं आपको कि 70 के आसपास की बात है कि चाइना की एम्बेसी पर अमेरिका ने कहीं बम पड़वा दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं, साइलेंट रहे, झेल लिया उसको। आज पोजीशन देखो और चाइना की अमेरिका की, इसका मतलब जब उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर दिया, जैसे काबल बन गए, आज दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर अपने वो कहता और मैं एक्सपोर्ट करता और धन तनाता अमेरिका के मुकाबले में। तो कहने का मतलब है कि जहां ह्यूमन रिसोर्सेज अंडर डेवलप्ड हो तो वहां पर सरकारें कुछ भी करें, लोग अपने हिसाब से चलेंगे, सरकारें अपने हिसाब से चलेंगे, और सरकार की कोई पॉलिसी ग्राउंड पर उतरती नहीं है, हवा में रहेगी। तो अब ये जो जी राम जी आए हैं, इसके लिए वे आउट यही है कि रूरल पीपल के लिए कि अगर हिमालय को ग्रीन करना हो और 5 पहली बात तो यह है कि प्लेन एरिया में सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए चीजें चाहिए, और उसके लिए मैन पावर जो चाहिए वो उसके आप दे सकते हैं, डी राम जी के तहत ले सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए चाहिए 2, और वो अपनी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए चाहिए। और अगर आपने ग्रीनरी करनी है तो जितना भी हिमालयन रेंज है वहां पर आप जितनी लेबर चाहो वहां पूरे इंडिया की और बाहर से भी आपको इंपोर्ट करके इतनी लेबर चाहिए, जहां जितना हिमालय का डिस्ट्रॉय कर चुके हैं आप, उसको अपने हरियाली पर उनके नेशन को एक्सप्लोर करना है और वहां पर नेचर से उसको आपने रिवाइव करना है, तो आप उस पर चल सकते हैं। एक बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन है और एक इसका एग्रीकल्चर के लिए कीट प्रबंधन है। 4-5 प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो नेचर से भी जुड़े हुए हो, जिसमें नेचर भी बचेगी और क्लाइमेट चेंज का मुकाबला भी होगा और लोगों को एंगेजमेंट नहीं, मिलेगी और लोगों का नॉलेज भी रूपचंद जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ यहाँ कि भाई ये तो बाइंडिंग विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेक बना हुआ है इनका। इसके तहत ये 4 पिलर लिए हैं इन्होंने, 4 पिलर के अंदर ये क्लाइमेट वाली बात ली है। तो या तो ये हो भाई ये क्लाइमेट में सिर्फ शेड बना लो, बाढ़ आ गया लोगों को रख दो, वो मुद्दा नहीं है। क्लाइमेट को सुधारने के लिए हो तो ये सोशल एक्टिविस्ट के नाते हम लोग भी ट्राई करें, आप सब मिलके करें। भाई आपने ये कानून बनाया, ठीक बात है। पहले तो विचारधारा ये थी कि गांव का गांव में काम मिल जाए, माइग्रेशन नहीं हो कोई आदमी, और 5 किलोमीटर की रेडियस में मिल जाए। वो राइट जो पहला स्टेचुरी था वो इनको भी मिल गया, 100 की जगह 125 दिन मिल गया।
अब मुद्दा ये है कि वो कार्ड लेकर के, जो कार्ड इनका बनेगा रोजगार के लिए, वो कार्ड लेकर के भारत में कहीं भी हिमालय में जाए, चाहे ये गति शक्ति का तो इन्होंने दे दिया, सड़क बनाने, रेलवे के लिए काम करने, बंदरगाह को भेजना तो वहां चले जाओ, हवाई अड्डा बनाना हो तो चले जाओ, जल मार्ग के अंदर चले जाओ, लॉजिस्टिक और परिवहन, भारतमाला के काम है, एनआईपी के काम है, सागरमाला के काम है, उड़ान के काम है। तो क्या ये माइग्रेशन जो होगा वो लेबर का माइग्रेशन होगा? जैसे बिहार जा रही है, वो जा रही है, तो माइग्रेशन का क्या क्राइटेरिया होगा? 5 किलो अनाज का वो टोकन इनको मिला हुआ है, कहीं भी ले लो, वहां ले लेंगे, वहां पे आपको कार्ड दिखा करके रोजगार दे देंगे। इट मे बी, अब ये क्लियर तो अभी आया है कानून, तो अपन ने इस पे ये केंद्रित बात की क्योंकि कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू किया है। तो हमारा मंच ये जानना चाह रहा है कि भाई क्या वाकई गांव में काम मिल जाए, गांव के लोग वहीं का वहीं कुछ करे, और गांव एक ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना गांधी की वो पूर्ण हो जाए, तो क्या तरीका हो? या भाई पूरा भारत तुम्हारा है, हिमालय में जाओ, समुद्र तट पे जाओ, बंगाल में काम करो, राजस्थान में काम करो, जाओ, और ये गति शक्ति वाले काम में जहां तुम्हें लगे रोजगार ले लो। मिनिमम वेज केंद्र सरकार कर रही है, बॉडी लगा दी। और ये सोम जी मैं बता दूं, एक इसमें और आया है, ये सीलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर सीलिंग फ्रॉम 6% to 9% कर दी, उसमें 6% थी, इसमें यानी ये कुछ सेंटर के लोग लगाएंगे ना, तो उसमें ये और जोड़ दिया। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये कानून ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहा है, या ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का मतलब यही है कि गांव का आदमी गांव में ही कुछ काम करे? सोम जी कह रहे हैं कि साहब काम तो वहां करने की जगह ही नहीं, बोलो क्या करे? करे नहीं तो काम बदलो भैया, तो काम बदलो। मैं थोड़ी सी दो बातें ऐड कर दूं हनुमान जी इसमें। हाँ करिए आप। हाँ, क्योंकि ये जो 3-4 इशू रेज किए ना आपने, क्योंकि इनका काम है कि पीपल्स को लेबर कोड बना करके या लोगों को उन्होंने कर दिया है डिफ्रेंचाइज, वो क्या उसका नाम, उसको उनका मतलब कानूनी अधिकार कम कर दिया उन्होंने, अधिकारों से छीन लिया, डिप्राइव कर दिया, लॉ के एंगल से लीगली उनको डिप्राइव कर दिया है। पहली बात तो ये है, ये डिप्राइवेशन आपको लेबर कोड में मिलेगी, ये डिप्राइवेशन आपको लैंड मिल में मिलेगी, ये डिप्राइवेशन आपको प्रोजेक्टों में मिलेगी, ये डिप्राइवेशन आपको फॉरेस्ट में मिलेगी। ये जो डिप्राइवेशन है, ये चाहता है कि ये ऐसे अर्ध मानव बना दिए जाएं जहां ये रोटी पानी के लिए जहां मर्जी जाने के लिए तैयार हो। अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बनी हुई है कि जब आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है, तो उसमें ये जो आपने 3-4 बातें नई ऐड कर दी जो मेरे माइंड में नहीं थी, कि रूरल में अगर रूरल को ही सौंप दिया जाए वहां की एजुकेशन का और वहां की हेल्थ का 4-5-2 साल की स्पेशल ट्रेनिंग स्किल दे करके, क्या उन बच्चों की को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बन सकती है? एक बात। दूसरा कि ये जो अपना ये जो आया है अपना ये जो कचरे वाली ने लाभ बनाए हैं जो उन्हें पेश किया के सामने, जो कंपनी कचरा बना करके पैसा कमाया, उस कंपनी का काम है कि वो कचरे का निवारण करे, ह्यूमन रिसोर्सेज उसको क्रैक कर है। तो घनश्याम जी आप इस बात में बताओ, ने मुद्दा उठाया, मेन बात यह है कि इस ह्यूमन रिसोर्स को बिखरा हुआ फेंक दें या इस गांव को ही कह दें यार तुम करो। अब जैसे एक वो सोहन जी ने जो बात उठाई कि भाई जगह ही नहीं है, तो जगह तो नहीं, नया काम खोल दो, कोई तरीका। ये कानून बना तो आधा अधूरा कचरा क्यों बना? कोई गांव की इच्छा से कानून बनता तो ज्यादा ठीक रहता। गांव में हो सकता है वो कोई नई आइडियोलॉजी लेकर के करते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, तुम तो पैसे दे दो हम अपने तरीके से काम करेंगे। कोई ऐसी बात उभर के नहीं आई, ये यूं ही बस वो उसके आसपास लपेट लिए, नाम चेंज कर दिया, ऐसा लगा और फ्री कर दिया कि तुम कहीं भी जाओ काम करो और गति से काम कर लो। तो घनश्याम जी। हाँ नमस्कार जी, आवाज आ रही? हाँ आ रही है।
देखो हाँ, आवाज आ रही है घनश्याम? हाँ, जो भी एक्ट बने हैं ना, जो भी हाँ। बने हैं, ये पूरा जो देश और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो भारत के जो गांव को कैसे जोड़े, जो उन्होंने जो खाका बनाया है कॉर्पोरेट जगत ने, जिसमें भारत सरकार शामिल है। अच्छा। निशाना जैसे ट्रम्प भी नाराज है ना, तो वो ये कह रहा है एग्रीकल्चर और इसमें डेयरी सेक्टर में हमको अलाउ कर दो, हमको इजाजत दो। उसकी दिशा ही यही है, एग्रीकल्चर इसमें मतलब खोल दो इसको, जितना भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह है। तो ये एक्चुअल में तो ये उसकी प्रिपरेशन है। अब वो ट्रम्प के लिए खोले या रिलायंस वालों के या लोकल जो भारत के कॉर्पोरेट जगत है, इसको एग्रीकल्चर के कंट्रोल में देने का है। एजुकेशन भी इन्होंने दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा ये जो शिक्षा का मतलब स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा, उसको भी दे दिया। अब उसमें जो लेबर है ना, उस हिसाब से ये एक्ट बन रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में अगर अपन नहीं देखते हैं तो इन्हें एक्ट का जो जनरल डायरेक्शन है कि ये किधर ले जा रही, वो समझ नहीं पाते। तो हमारी दिशा ये होनी चाहिए, जो कुछ भी लेबर के इंटरेस्ट में, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, 93 में वो सारी इनफॉर्मल लेबर भी शामिल है। बाकी आंकड़ा 93 ठीक है, तो उसमें शहरी वालों को घटा दो तो गांव वाले आ गए। तो उन गांव वाले जो लेबर है ना, उसको अपन दिशा दे के गांव को आप बनाओ प्राकृतिक खेती के अनुकूल, दूध भी फिर प्राकृतिक मिले। अब जो गाय शुद्ध चीज खाएगी, जो इन्होंने पूरा डिस्टर्ब कर दिया सारा, गो तस्कर वस्कर, जो जनता को जितना पावर था थोड़ा बहुत, कि वो पशु अपने लेवल पर प्लानिंग करके मतलब 100 साल पहले और उससे पहले ये पशुओं का पालना, उनकी नस्ल सुधारना और उन पर हमारी जो आजीविका थी वो चलाना, वो सारा इन्होंने बिगाड़ा तो है और ज्यादा बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो अपनी दिशा ये हो कि प्राकृतिक खेती अगर करें, वो तो रोजगार ही रोजगार है, उसमें इतना तो नहीं है जितना, और वो गांव में ही मिल सकता है। सब्जियां हैं, दूध है और अनाज है, जो गांव में ही हो रहे। अभी जहाँ कोई भी खेत है वो शहर में तो नहीं, शहर से लगते हुए कोई गांव में भी है और इंटीरियर के गांव में तो है ही है। तो इस दिशा से अगर अपन चले ना, और फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये भी दे रहे लेबर का, पहले नरेगा का दिया और बाकी उसमें ये संशोधन किया और कि केंद्र का कंट्रोल ज्यादा हो जाए, ताकि वो भी जो स्कीम आए, कॉर्पोरेट की जो भी स्कीम आए, उसमें कोई बाधा नहीं बने। उस दिशा से ये कानून बने। तो जरूरत तो ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज भी डेवलप हो, तो कम से कम गांव के लोगों की इतनी समझ बने, गांव की और शहर वालों की भी, कि आप खेती तो प्राकृतिक करो, प्राकृतिक खेती करेंगे तो ये कचरे वाली समस्या भी सॉल्व होगी। और ये कह रहे हैं ना काम क्या करें, वहां जगह ही नहीं है। ये तो वो जो कंपनियों वाला जो काम अगर निकालते हैं ना, कि गांव का रिसोर्सेज को दुनिया के मार्केट तक पहुंचाना है, तो फिर वो सड़क भी वैसी चाहिए, फिर ऐसा लेबर भी वैसी चाहिए जो उसके अनुसार हो, कि गांव में कोई अच्छी चीज है वो गांव वालों को ही नहीं मिले, पड़ोस के गांव को ही नहीं मिले, उस जिले को ही नहीं मिले, दुनिया के उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसके पास पैसा है। ये उस दिशा में चलो लेबर को यूज ठीक करना। है। और मनाराम जी, आप घनश्याम जी वाले मैटर में आप जोड़े हैं कि ये बहुत ही लाइन पकड़ी है अपनी बेस की, कि एक्चुअली ये कुछ भी बना ना, वो उन लोगों के लिए बना, गांव के लिए विशेष नहीं बना। गांव के लिए काम की भी जगह मिल जाएगी, प्राकृतिक खेती करोगे तो और भी काम मिल जाएंगे। डीपी सिंह जी ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है तो काम और भाई, इसका मतलब ये कानून जो बना ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत, ये आइडियोलॉजी बिल्कुल गांव के विपरीत बनी है। आप क्या सोचते हैं, यदि हम एग्रीकल्चर को 60 दिन देने से एग्रीकल्चर नहीं सुधरती है? ये 60 दिन लेबर काम करेगी, लेबर ये 365 दिन यहाँ करो ना लेबर को एंगेज, एग्रीकल्चर में प्राकृतिक खेती में इनको करो, वो एंगेज करना नहीं। और नई बिल्कुल आप ऐसे ही वही पुराने नरेगा की नकल टाइप करके, और हम देश को कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे राइट में भी कमजोरी आनी और काम भी ऐसे जो है वो शेड्यूलें दी है, उस शेड्यूलों के अंदर सारी कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया विकसित भारत का,
और उसके बाद में ये बना दिया भारत नेशनल विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक। अब उसमें 4 पिलर ले लिए, इसमें तुम काम करो। ये सारे के सारा काम घनश्याम जी ये कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए हो रहे हैं, गांव के लोगों के लिए कोई नहीं कहा तो भाई खेती में कर लो, शिक्षा में कर लो, कोई और स्वास्थ्य कोई ऐसा कर लो। इसके बारे में अपनी टिप्पणी करो, फिर मैं वीरेश जी को इसमें शामिल करूंगा। भाई पवार साहब भी आ गए, तो आप बताइए कि ये जो प्लान बना, ये एक्ट बना, कानून बना, इसके अंदर ये बना, तो हम ज्ञापन भी बनाए इसमें क्या भाई तुमने ये काम लिए ना, ये कॉर्पोरेट ओरिएंटेड काम है, गति शक्ति किसी की गति नहीं है, गति उनके लिए गति बनी है, हमारे गति शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। रेलवे बंदरगाह वगैरह सब ठीक है, रोजगार देने तक तुम ठीक कह रहे हो। रोजगार भी कोई गति शक्ति की वो बंदरगाह हमारे गांव के पास थोड़े आ जाएगा, बंदरगाह तो हमें काम दे देगा, काम गांव का गांव में होगा। गांव की डिमांड, गांव का ग्राम पंचायत का जो है वो नहीं हो पाया, तो मतलब क्या है। तो मनाराम जी, अब घनश्याम जी वाली बात को आप आगे कैसे मोड़ना चाहोगे? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, पहली बात तो ये है कि जो नरेगा का कानून था पुराना, उसको ढंग से रिव्यू करने की जरूरत थी कि भाई इसमें क्या पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे। तो इन्होंने पूरा जो बनाया पॉलिटिकल एंगल से बनाया ये जो कानून है, एक बात। दूसरा ये है कि इसमें इन्होंने मतलब 2 एंगल रखे हैं। ये रोजगार की गारंटी वाली जो बात है वो भी इसको कमजोर की है, और दूसरा ये है कि इसमें कॉर्पोरेट एंगल ज्यादा है, कॉर्पोरेट एंगल ज्यादा है कुल मिलाकर के। और लोगों को स्थानीय उनके रिसोर्सेज डेवलप हो, उनको स्थानीय रोजगार मिले, तो नेचुरल जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट दोनों जो चीजें हैं वो स्थानीय तौर पर जो स्थानीय इकाइयां हैं, अब स्थानीय इकाई में पंचायत समिति गवर्निंग बॉडी है पंचायतों की, ना जिला परिषद है, तो उनको एम्पावर्ड उनको करते हैं ना, वो जिले लेवल का बना सकते हैं। किस गांव में जमीन है, किस गांव में नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्थानीय जो इकाइयां हैं उनको राइट देना चाहिए कि वो अपनी प्लानिंग करें, पंचायत की भी करें, जिले की भी करें। तो सारा सेंट्रलाइज कर दिया इन्होंने और सारे कंट्रोल अपने हाथ में रखा। तो ये जो योजना है एक तरह से झुनझुना है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कॉर्पोरेट के पक्ष में। ठीक है मनाराम जी, बात आपकी बिल्कुल जायज है कि गांव का जो पावर था वो सीमित करके और किसी सीमा में बांध करके और इस तरह की योजनाओं में लिया। इससे अच्छा था गांव को पूछते और गांव के लेवल पे अपनी बात होती। जो पूछने वाली बात तो इन्होंने रखी है, लेकिन फिर किंतु परंतु में रखी है कि आप ऐसे करोगे तो ये हमारा जो विकसित भारत इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है मॉडल, उसके अंदर आप जो करोगे, स्टेक है कोई इनका रूरल इंटरेस्ट, तो उसके तहत करोगे। अब इसके अंदर गति शक्ति वाली बात मुझे भी नहीं पचती। तो भाई गति शक्ति तो ये बिल्कुल ही बहुत बड़े बड़े अपने तरीके से है। अब ये पौंड वगैरह दूसरे तीसरे लिए हैं, तो हो सकता होगा रावली के पास के पौंड इनके गति शक्ति के जो DMIC के हैं उनके पास लगा दे। लेबर माइग्रेट होगी या गांव की गांव में रोजगार देगी। माइग्रेट होगी तब तो वो ठीक है, एक पट्टा दे दिया उनको, एक तो अनाज का दे दिया 5 किलो का, एक काम का दे दिया, तुम जाओ गति शक्ति का वहां काम चल रहा है वहां चले जाओ, वहां बंदरगाह में चल रहा है वहां चले जाओ, और वहां रोजगार आपको मिनिमम वेज मिल जाएगा आपको रहने के। और ये 5-7 तो पिलर हैं। तो ये जो बात आई है, तो वीरेश जी आप लिखते रहते हो और इस पे एक बात लिखने की कोशिश करना पेपर में भी और एक ज्ञापन के तौर पे कि भाई योजनाओं को जो कुछ भी लिया गया है इसमें, वो योजनाएं गांव की मर्जी के सिवाय विकसित भारत इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपने स्टेक बनाया है और विकसित भारत का 2047 का जो मॉडल बनाया उसके तहत लिया है। और उसमें कई तरह की खामियां हैं, उन खामियों को मिटाने के लिए गांव का 100% करने को तो इन्होंने कहा कि वहां से प्लान आएगा, ये करेंगे हम ये करेंगे, लेकिन उसको बांध दिया, सीमित कर दिया। तो उस स्थिति पे आप क्या सोचते हैं वीरेश जी? नमस्कार जी, विषय आपका फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समीचीन है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, देखिए सरकार की जो मानसिकता हमने देखी है पिछले 11 साल में, वो
कोई भी काम ये बिना सोचे समझे तो नहीं करते। इनकी सोच बहुत दूरगामी होती है और वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अतिरंजित होती है, यानी उसके पीछे टोटली पॉलिटिकल एजेंडा होता है। इस बिल को अगर हम देखें तो यानी प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया हम ये पाते हैं कि इन्होंने ठीकरा यानी योजना तो खत्म होनी थी, इन्हें ये योजना खत्म करनी थी। बहुत दिन से यहाँ सत्ता में आने से पहले इस योजना के खिलाफ थे, मनरेगा के, इन्हें ये खत्म करनी थी। लेकिन इसका जो बैड इफेक्ट आएगा, जो इसका दुष्प्रभाव आएगा, उसका ठीकरा इन्होंने सीधा सीधा राज्य सरकारों के और पंचायत राज के सिर पे फोड़ने का इंतजाम किया है। इस बिल में ये मसौदा है। इसका पॉलिटिकल हित भी है। पॉलिटिकल हित ये है कि जहां डबल इंजन सरकार है वहां तो ये अपना योजनाओं का लाभ देंगे और अपनी पक्ष में वोटर को रख लेंगे, और जहां सिंगल इंजन सरकार है यानी इनकी पक्ष की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है, वहां सीधे सीधे उस सरकार को बदनाम करने का एक टूल इनके हाथ लग गया। उसे बदनाम कर देंगे, वहां योजना में लाभ नहीं देने के, क्योंकि इनके ऊपर उसकी लायबिलिटी नहीं है। सवाल पैदा होता है कि अभी जो कहा गया, कई वक्ताओं ने बात कही, भाई हमारे डीपी सिंह जी ने कहा कि भाई जगह ही नहीं बची, और दूसरों ने कहा कि भाई ये जो है इस समय इसका गवर्नमेंट में कोई मतलब वो नहीं बचा, कोई इसका आधार नहीं बचा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी 6 फरवरी को हम लोगों ने एक अपना वो रखा है प्रोग्राम में, ये पत्रकारों का कार्यक्रम होगा खाली, और ये हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर रखा है पूरा का पूरा कार्यक्रम, जो जलवायु परिवर्तन है उसके बैड इफेक्ट्स जो हैं। और इसमें हमने 3 मंत्रियों को आमंत्रित किया है। एक हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और दूसरे हमारे जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं, और तीसरा हमारा पंचायत राज का मंत्री है। 3 विभागों को हमने इसमें बुलाया है, और हम उनको सजेस्ट करना चाहते हैं कि भाई 2 रास्ते आपके पास बचते हैं गांव को बचाने के। नंबर 1 तो जैसे अभी डीपी सिंह जी ने कहा कि जगह नहीं बची, मैं कहता हूं जगह कहीं गई नहीं है। रेलवे भी आपके यहाँ से निकला, हाईवे भी आपके यहाँ से निकला, और जो भाई जब पंचायत राज का है ऑफिस, चाहे वो जिला परिषद का है, स्कूल है कोई, चाहे जो हॉस्पिटल है सरकारी वो बना है, आपके पास जगह बहुत सारी है। और एक योजना है, एक पैसा आ रहा है जो कार्बन क्रेडिट के नाम पे पैसा आता है, इस पैसे को मांग के पंचायत राज एक प्रस्ताव तैयार करके और 20,000 पेड़ प्रति गांव लगावे, जिससे कार्बन क्रेडिट एनुअल पैदा हो और वो उस पंचायत का जो है, गांव पंचायत का एक परमानेंट रिसोर्स बने। और इसी में मनरेगा भी इस्तेमाल कर लो, इसी में स्वयं सहायता समूह भी इस्तेमाल कर लो, इसी में नेहरू युवा केंद्र के युवाओं को भी प्रयोग कर लो, और जो एनजीओ है उनको भी प्रयोग कर लो। 20,000 पेड़ एक गांव में उस भूमि पे, रेलवे भूमि पे लगा लो, या तो जो सड़कों की भूमि है उसमें, या जो पंचायत राज की भूमि है उस पे लगा लो, जहां जहां भी है वो भूमि पड़ी हुई है, जो वर्तमान में परिसर है, परिसर के अंदर आप लगा लो, आपको कोई नहीं रोकता। एक तो रास्ता ये निकल आएगा। दूसरा रास्ता हमने ये भी निकाला है कि जो हाईवेज हैं, हाईवेज के किनारे जो खाली जगह है उस पे जैसे चाय के बागान होते हैं सड़कों के ढलान के ऊपर, इस तरीके से शरबबेरी के पेड़ लगाए जाएं। ये प्रस्ताव हम उनको देने जा रहे हैं। शरबबेरी के बाग लगाए जाएं, और उस बाग से पत्तियों का कटान करके, जैसे चाय की पत्ती का कटान होता है, और गांव का जो मजदूर तबका है उसको उसमें इन्वॉल्व करते हैं। उन पत्तियों से हम पालन करें, रेशम का जो कीड़ा होता है उसका पालन करें। और हमारे बनारस में बहुत बड़ा एक सेंटर है रेशम का, वहां पे इसको हम रेशम को भिजवाएं। ये एक आर्थिक रिसोर्स बहुत बड़ा पैदा होगा। इसके लिए हमने उद्यान विभाग से बात की है कि उद्यान विभाग इसको जो है अडॉप्ट करे, इस योजना को लावे। इसके लिए पैसा सरकार के पास है, किसी न किसी को तो सरकार पैसा देगी, विभाग से आवंटित करेगी। तो वह पैसा अगर पंचायत राज ले लेती है तो हम पंचायत के विकास का एक स्थायी स्रोत जो है वो डेवलप करेंगे। और यही बात आप छोड़ के चल रहे हैं इसमें जी राम जी योजना में, कि वो ये कहती है ये योजना कि अपना रिसोर्स डेवलप करो और उस रिसोर्स से मजदूर को पैसा। उन्होंने यही कहा है इस योजना को, अगर आप अध्ययन आपने किया होगा तो ये कहती है कि गांव में रिसोर्स पैदा करो,
तो इससे रिसोर्स पैदा होगा आपका, और उस रिसोर्स में आप मनरेगा को पैसा दोगे, स्थायी रूप से आपका बनेगा। यानी सरकार ने जो लूप होल छोड़े हैं, उन लूप होल को ढूंढना और उनको अडॉप्ट करना, उनके अनुसार काम करना, इस पे हम काम करना चाहते हैं। और इस गोष्ठी में हम आमंत्रित भी करते हैं, अगर आपके पास कोई जलवायु परिवर्तन का विद्वान है, हनुमान राम जी, तो उसको हमारे इसमें भेज दें वक्ता के बतौर। हमारे पास वक्ता की एक सीट खाली है वहाँ, जो या तो आप खुद आ जाओ या किसी और को जिसको आप सजेस्ट करें उसमें भेज दो इस गोष्ठी में। 6 फरवरी ठीक की है सुरेश जी, हाँ बिल्कुल रखेंगे। हमारे पर्यावरण के बहुत सारे साथी हैं, एक से एक बढ़कर एक्सपर्ट है, जरूर आपकी ये 6 फरवरी वाली बात को हम रखेंगे। हाँ पवार साहब, हमारे सामने यक्ष सवाल ये है कि व्यक्ति की अधिकार की लड़ाई करें या देश के विकास की चिंता करें। व्यक्ति का अधिकार थोड़ा बहुत खत्म हो जाए तो परवाह नहीं, उसको 12 घंटे काम करा लें या मिनिमम वेज से कम दे लें या कहाँ काम कराएं कहाँ नहीं करें, ये अधिकार जो पहले था वो 5 किलोमीटर गांव और इस तरह का एक अधिकार आपको दिया गया नरेगा के द्वारा। अब कांग्रेस उसी बात को लेकर के और निकली है बाहर, और हमें भी क्योंकि समसामयिक विषय है तो हमें उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करना है। तो यही चिंतन था शेडो कैबिनेट के माइंडसेट से कि भाई व्यक्ति के अधिकार का मतलब कुछ अलग हो जाता है, काम का अधिकार या कम्युनिटी का अधिकार या सबके गांव का अधिकार जो अलग हो जाता है। तो पहले गांव के अधिकार को व्यक्ति के अधिकार में समअप करके रखा गया था कि गांव का अधिकार सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी सरकारों ने उनको बांध बांध के इस तरीके से कामों में गोल गोल घुमाया था। तो लगभग फर्क कुछ भी नहीं है, काम लगभग वही है, लेकिन इन्होंने कुछ एक डायरेक्शन दे दी कि तुम वहां काम करो। अब वो काम जो है वो विकास की कड़ी में, वो विकास जैसे घनश्याम जी और इन लोगों ने जो बात उठाई वो विकास कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हैं। टोटल विकास गांव के हित के लिए नहीं हो रहा, कॉर्पोरेट के हित के लिए विकास हो रहा है। उस विकास में इनको दोष दिया गया। इन सारी परिस्थितियों में व्यक्ति का या गांव का मान लें ग्राम स्वराज्य को, वो विकास क्षीण हो गया। अब हम जो लोग हैं, मान लो ज्ञापन बनाना पड़े या कोई ऐसी बात लिखना पड़े, क्या बात लिखें कि भाई ठीक है वो ऊपर वाला कह रहे हैं वो काम कर दो। काम तो दोनों ही है, काम चाहे रेलवे का करें, गति शक्ति के जो काम है, सड़क बनाए रेलवे बनाए वो बनाए, लेकिन हम कह रहे हैं यार हमारे वाली बनाओ, हमारी गली की बनाओ। वो कह रहे हैं कि नहीं तुम सड़क बनाओ हमारी। अब इस विकास के इस मॉडल में 2047 में इसको पिरोया गया और गति शक्ति को इसमें डाला गया और इसके अंदर लेबर को रिफॉर्म किया गया। लैंड, लेबर, लाज और लिक्विडिटी 4 रिफॉर्म इन्होंने लिए थे। तो लैंड का पहले कर दिया, लगभग आपकी लैंड जाने की तरफ हो गई। लेबर का अब जो दूसरे लेबर के 4 कोड और इस लेबर का ये रिफॉर्म हुआ है। कानूनों के रिफॉर्म हो चुके हैं और लिक्विडिटी बैंकों के आपको पता ही है बहुत सारे रिफॉर्म इन्होंने कर दिए। इन सारी परिस्थितियों में क्या माने, हम किसका फेवर करें कि भाई देखो एक बार है ना देश का विकास करना है, तुम चुप रहो, पैसा जितना मिले ले लो, यहाँ काम नहीं मिले तो कहीं और लो, ये गति शक्ति वाला काम करे। हो दूसरा कहे नहीं साहब यहाँ पे प्राकृतिक खेती करे तो क्या तकलीफ है, वहां पे ये काम करे तो क्या करे। वीरेश जी ने कह दिया कि यहाँ ये काम गांव के पास से सड़क निकल रही है, उस पर ही कोई रोजगार मिल जाए कर जाए। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि किसका फेवर करें। व्यक्ति को मतलब आप गांव मान लो, गांव का फेवर करें या उसका करें वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान बना यार, वो बना यार विकसित भारत 2047, चलो उधर चलते हैं। तो इसमें क्या सोचते हैं पवार साहब आप? मैं तो एक मिनट में लूंगा इसी बात के, ये सवाल के ऊपर भी एक मिनट सबसे आपसे। हाँ चौधरी साहब, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो कुछ भी बजट बनता है उसका केवल 15%, 12 से 15% हम विकास पर खर्च कर रहे हैं। सबसे पहली जरूरत तो यह है कि उस विकास को, बजट को बढ़ाने के लिए आपको जो अपनी ऐश्वर्य ऐशो आराम की जिंदगी है उसमें थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। सांसदों को, विधायकों को और ब्यूरोक्रेट्स को। जैसा आपने सुना था कि वो BMW मांग रहे थे, वो क्या नाम, वो जो बनाते हैं ये उन्होंने, अन्ना ने जो बनवाए थे लोकायुक्त। तो एक तो पहली तो बात वहां है कि आपको उधर बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो असली बात है, इसके पीछे जो कुछ कारण है, ये बिल्कुल प्रोजेक्शन है कि साहब आपकी लेबर जो है वो लॉस होती जा रही है
लेबर की संख्या कम होती जा रही है और वो एक समस्या बनने जा रही है। किसके लिए सबसे ज्यादा समस्या बनने जा रही है? वो उद्योगपतियों के लिए बनने जा रही है। इसलिए वो इंश्योर कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से गांव से लेबर उठ करके तुम्हारे पास उपलब्ध हो जाए। इसलिए उन्होंने गांव में जो थोड़ा बहुत साधन था उसको बंद करने की व्यवस्था कर दी उन्होंने आगे के लिए, कि आगे लेबर गांव में रहे ही ना, सारी इनके पास आ जाए। जो जो वो ऑर्गेनाइज लेबर है वो सारी की सारी उद्योगपतियों को उपलब्ध हो जाए। दूसरा कारण इसके पीछे ये है। तीसरा ये है कि अभी स्थितियां बदल गई। आज से पहले जब आप मनरेगा लाए थे, आप ये था कि भाई लोग भूखे मर रहे हैं, किसी तरह से उनको काम दे, इमीडिएटली वहां पे मिनिमम लेबर दे। अभी मिनिमम की कहानी तो छोड़ दीजिए, आप जो है उनको पूरा जो श्रम जो होता है, जो रेट में लेबर मिलती है वो दीजिए और उनसे काम कराइए, आप विकास कराइए, आप जो है मतलब सिंचाई पर खर्च करिए, आप जो है शिक्षा पर खर्च करिए, आप स्कूल बनवाइए, आप वहां पे और उद्योग भी लगवाएं आप, और जो आपके वहां पे काम हो रहे हैं आप किसी भी तरह से ये माइग्रेशन लेबर का इसको कम करके आप मिनिमाइज वहां पे पूरे साल उपलब्ध कराएं, और आधे रेट की ना कराएं, आप योजना खोलें वहां पे, योजना में खर्च बढ़ाएं और उनको इस्तेमाल करें। तो अभी ये जो जो है इनका, ये जैसे तरार जी कह रहे, तो वास्तव में ये लंबी सोच कर करते हैं कि भाई इनको लेबर मिलेगी कैसे। अगर लेबर गांव में एंगेज होगी तो इनको नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है, इसलिए क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के लिए सोचती है। अब ये अगर इनके पास लेबर नहीं होगी, कहाँ से भेज देंगे? रूस में, ये यूक्रेन में कहाँ से भेज देंगे? वहां पे इसराइल में लड़ने के लिए कहाँ से भेज देंगे? ये यहाँ से उनको नाकारा करके, गाँव से निकाल करके अपने लिए उपलब्ध करना चाहते हैं, चाहे कहीं भी इनको लगानी हो। तो ये चलो योजना ठीक है फवाद निश्चित रूप साहब, से अब इसका टाइम बड़ा कम हो रहा है, एक एक दो मिनट सब में। रूपचंद जी, आप 1 मिनट में इस सवाल का क्या जवाब देंगे कि हमारे गांव का पावर और सारा, हाँ डॉक्टर साहब सबको लेऊंगा मैं, आपका भी 1 मिनट 2 मिनट में, यदि आप कहना चाहे कि भाई देखो ये होना चाहिए, मेरा अधिकार, मेरे गांव का अधिकार, मेरा विकास मेरे तरीके से हो, या कोई आदमी कह दे यार नदियां जोड़ने के अंदर आ जाओ सब भारत के लोग, लाइन से खड़े होकर के खोदो इसको और चलाओ इसको, नहर निकाल दो, कर दो, वो माइंडसेट या इस माइंडसेट, दोनों में क्या मानते हैं हम? रूपचंद जी। मैं इस माइंडसेट से हूं कि पीपल का राइट जो है वो पीपल को पहले से बढ़ना चाहिए, और पीपल का जितना अपना पंचायत का कहीं का बजट है वो सरकार को अनकंडीशनल लोगों के डिस्पोजल पर देना चाहिए, लोगों से ही ऑडिट करवाना चाहिए कि इनको किताब पूरा होता है, ताकि लोग ही बात आ लोगों गई के सामने आपकी। जवाब दें। ये राम प्रसाद जी भी लिखे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये हो भारत सरकार के, ये मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इस लाइन पे काम करो, तुम्हें काम सूझ नहीं रहा है, नदी जोड़ दो, नहर बना दो, मेरी सड़क बना दो, मेरा बंदरगाह बना दो, ये काम चाहे किसी के आए, कॉर्पोरेट के आए, किसी का आए, ये विकास की कड़ी है। राम प्रसाद जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ नमस्कार जी। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि ये सरकार जो नियम बनाया ना जी राम जी, पहले भी वही था। पिछले 11-12 साल से गांव में न तो कभी ग्राम सभा हुई, न कोई ऑडिट हुई, और जो पैसा आ रहा है वो नरेगा वाले आदमी जाते हैं, बैठ करके वापस घर आ जाते हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं। अब इनको बात पे गांव मत खाली जाओ, आप करवाना, सीधा बात इस पे आओ कि क्या काम पावर अपने हाथ में होना चाहिए या केंद्र सरकार के अपने खाते हाथ में? में ये कभी नहीं रखेंगे। ये तो गांव को बिखेरना चाहते हैं पूरे, वो और बिखरा हुआ आदमी लेना हमेशा किसके हाथ कमजोर में होता है। चाहिए? अपन क्या सोचते हैं वो चाहे, उनका अपना मर्जी है, हम क्या अपन तो सोचते सोचते हैं? हैं वो होता कहाँ है, अपन सोच रहे हैं जो हो नहीं रहा है। होता गांव में हम बहुत काम है, डिस्कस तो कौन कह रहा कर है गांव में सकते हैं ना, काम नहीं। होगा नहीं होगा। चलो ठीक है, वो राम प्रसाद जी भी लिखा हुआ एक और, आप कुछ बोलना चाहेंगे राम प्रसाद जी? चलो ठीक है, मनाराम जी आप क्या सोचते हैं? रूपचंद जी ने क्लियर कट डिमार्केशन दे दिया, पब्लिक राइट इज सुप्रीम पावर, और गवर्नमेंट का राइट, या वो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट के साथ अटैच है तो उनके राइट को हम सेकेंडरी माने। ठीक है, वो कुछ दिशा बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, लेकिन हमारे राइट की प्राथमिकता हो। तो आप क्या सोचते हैं डांगी साहब? देखो मेरा तो ये है कि फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए रोजगार का। फंडामेंटल राइट राइट तो मान लो स्टेचुरी हो गया तो भी ठीक है, लेकिन राइट को आप यूज करो एक तो अपनी मर्जी से,
एक ये वो कोई मैं कहूँ वो कर ले यार, मैं पैसा तेरे को भेज दूंगा। इसके संबंधित लोग जो हैं, संबंधित जो यूनिटें हैं, पंचायतें, तो बेसिक यूनिट पंचायतें जहाँ काम होना है, मजदूर भी वहाँ है, और डेवलपमेंट के जो जहाँ करना है वो मतलब भी पंचायत के आपके अनुसार पंचायत की मर्जी से हो, उनका राइट वो सुनिश्चित हो। दिए जाएं, और वो पैसा जो भी है वो खर्च करने का और प्लान करने का अधिकार उनको है। उनके पास हो, ठीक बात है। बात थोड़ी पहले यही चली थी, इसलिए वो ग्राम स्वराज की गांधी की कल्पना। हाँ जी कृष्णा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हाँ चलो वैष्णव जी बोलो, आप बोलो, मैंने आवाज दी थी आपको। राम प्रसाद जी बोलिए, राम प्रसाद वैष्णव, 2 मिनट में अपनी बात को वाइंड अप करो। राम प्रसाद जी आपने हैंड रेज किया यार, बोल नहीं रहे हो आप, टाइम जाता है। चलो रामनारायण जी आप एमपी से। जी सर, बहुत बढ़िया। आज की जो है वो मीटिंग बहुत अच्छे तौर पे सार्थक आप तो होगी। सवाल और का जवाब दो, सीधा ही टाइम है। हाँ, तो मेरा मतलब यह है, जैसे आज की जो मीटिंग हो रही, जो जी राम जी वाला जो मामला जो आया, ये वास्तव में गांव, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी सबको खत्म करने का मामला है। गांव जैसा अभी पूरा इस प्रोग्राम में भी भाई यही आप बात काम बोल के करते आई। नहीं, जैसे राम प्रसाद जी ने कहा ना, नहीं। आप काम पहले का करते नहीं, बैठे रहते हो, तो यार हमारे कहने से ये कर दो, प्रॉब्लम है ना ये। नहीं, वो भी नहीं है सर, है ऐसा नहीं, गांव में बहुत काम है बिल्कुल। और ये गांव के लोगों को, जैसे आप ये गति शक्ति है, बड़े गांव बड़े के पास प्रोग्राम में राइट जाएंगे, रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, 100% होना चाहिए। गांव में ठीक है, बहुत सारे हाँ काम चलो है। ठीक है, अपन ने बात आगे। डॉक्टर साहब आप काफी टाइम से रेज कर रहे हैं, हाँ बोलिए, आप बोलिए। वैक्सीनेशन के बाद क्या हुआ कि 20% लेबर तो मार्केट से सीधी आउट हो गई थी, तो ये अभी क्या मजदूरों की कमी आ गई थी, और इसके वजह से जो 2000 से 2020-21 तक जितने बांग्लादेशी हिंदुस्तान में एंट्री हुए, उतने इन 3-4 सालों में एंटर हो गए, क्योंकि लेबर की कमी थी। और इसी लेबर की कमी को पाटने के लिए, औद्योगिक लेबर को पाटने की कमी को पूरी करने के लिए इन्होंने इस बिल को रद्द करके ये गारंटी एक्ट खत्म किया है, ताकि लोग अगर 6 महीने काम नहीं मिल रहा, तो 6 महीने बाद आपको पावर होना चाहिए, या केंद्र सरकार के वैसा चुपचाप काम करना चाहिए? केंद्र सरकार ने अपना बना दिया विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कह दिया ये काम करो, बस करो। नहीं, भारत सरकार तो क्या कर रही है, शब्दों के ब्रह्मजाल में उलझा रही है। और ये जो शब्द कुछ भी करे, देखो सरकार अपने तरीके से बात कर रही है, लेकिन हम क्या सोचें? एक तो ये हो भाई, मुहरी मर्जी से करूंगा मैं नहीं करता, तुम्हारी नहर नहीं बनाता, तुम्हारी सड़क नहीं बनाता, तुम्हारी गति शक्ति वाला मुझे नहीं पसंद। मुझे तो मेरे गांव का काम पसंद है, नाली बनाऊं, चाहे कुछ भी बनाऊं, खड्डा खोदूं, पेड़ लगाऊं, पौधे लगाऊं, ये मेरी मर्जी, हम तय करेंगे, गांव वाले तय करेंगे। सवाल यही खड़ा है, फंडामेंटल राइट आपका जा रहा है, सवाल वही खड़ा है। नहीं, इसके लिए तो सरकार ने वैष्णव जी आप बार बार हाथ उठा रहे हैं, आप बात नहीं रख रहे हैं, तो फोन खोलो ना। सर नमस्कार। हाँ बोलिए सर नमस्कार। हाँ बोलो सर, ये जो मनरेगा योजना थी और ये जो नई योजना ला रहे हैं, दोनों में सर कॉमन है, लेकिन क्या कर निचले स्तर पर जो काम होता है उसकी देख रेख सही नहीं हो पाती, जिससे काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा प्रॉपर। कमी तो अपने कारण से है, अपनी मानसिकता के कारण से है, उस कमियों से अपने को कोई मतलब नहीं है। कमी होना मानसिकता का कारण है, ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं ये चाह रहा हूं कि ये पावर जो सेंटर के पास गया, हमें कोई आदमी आए, बाहर का आदमी आपके घर में ये कहे यार ऐसा मत कर, तू ऐसा कर, एक आदमी ये कहे नहीं मैं तो ये करूंगा भाई, मेरे यहाँ कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, तो क्या होना चाहिए? बस सीधा सवाल है ये। पावर तो रहना चाहिए अपने पास रोजगार का। हाँ, तो मतलब कुल मिला के हमें अच्छा लगना चाहिए ना। हमारा कोई कमी है तो उसको हम सुधार सकते हैं, लेकिन हमारे पावर को हमें कोई आदमी छीने, और वो पावर ठीक है, हम मानते हैं कि पूरा गांव का एक राह नहीं हो सकती, 51% लोग, ग्राम सभा नहीं हो रही है, ये बहुत कमी है। नहीं, ग्राम सभाएं भी होती है, लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं है। नहीं हुए तो बात ठीक है, मैनेजमेंट सही नहीं है। क्योंकि ये जो कानून आया वो कानून है कि भाई विकसित भारत का मैंने प्लान बना दिया और 2047 तक मुझे विकसित करना है, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने एक स्टेक बना दिया, इसमें से 4 पिलर मैंने आपको दे दिए, इन 4 पिलर के ऊपर आप काम करो और भारत विकसित हो जाएगा। भारत के विकसित होने से मुझे आनंद नहीं आया, या मेरी मर्जी से काम नहीं हुआ, या मुझे जो जरूरत थी वो काम नहीं हो पाया, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई नहीं हुआ, ऐसा
हम क्या सोचते हैं, इस पे अपना एक डायरेक्शन बन रहा है। डीपी सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सत्ता किसके हाथ में हो, केंद्र के कि गांव के? डीपी सिंह जी शायद बिजी होंगे। हाँ घनश्याम जी, अब आप सम अप कर दीजिए। देखो सर, हम तो एक पूरा विजन डेवलपमेंट का ही लेके चल रहे, तो उसके मुताबिक तो पूरा गांव के हाथ में ही होना चाहिए। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट भी है ना, अब दो जो टीयर है ना, सेंट्रल स्टेट का, वो जिला सरकार भी होनी चाहिए लगभग एक्यूरेट। कैसी हो, मतलब उसका खुद का बजट हो, उसको खुद को इम्प्लीमेंट करने की जनरल डायरेक्शन। नहीं घनश्याम जी, आप हाँ। सुबह भी अपनी बात हुई, विजन कम्युनिटी बेस हो, विलेज Community बेस based। हो या नेशन बेस हो। राष्ट्र चाहता है ये और गांव चाहता है कुछ अलग, तो ये बड़ा फर्क है ना इसमें। नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि पूरा जो राष्ट्र का ही नहीं, वर्ल्ड का जो बेस्ड है ना, अभी जो विजन है ना, वो तो सेंट्रलाइजेशन है और कुछ लोगों के लिए है। अभी जो विकास का मॉडल भी है, दर्शन भी है, फिलोसॉफी है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, कल्चर का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सारा कुछ लोगों के कंट्रोल के लिए बन रहा है। लेबर भी उसी के लिए है, और जो लाज में रिफॉर्म हो रहे वो भी है। अब हम ये नहीं कहते कि ये सारे जुड़े हुए तो हो, लेकिन कुछ प्रकृति के इंटरेस्ट का भी हो और मानव के इंटरेस्ट का भी हो। अभी प्रकृति के उलट चल रहा है, कुछ लोगों का जो पैसे वाले, उनके लिए सारा कुछ है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, कि जो ही आप डिसेंट्रलाइज कर लेते हो तो वो कोई राष्ट्र के विरुद्ध थोड़ी हो जाता है। राष्ट्र के इंटरेस्ट का डिसेंट्रलाइजेशन और वर्ल्ड के इंटर की जो डायरेक्शन है, आप ऐसी फैक्ट्री गांव में लगा दो जो पोल्यूशन ही कर दे, वो कहते हैं राष्ट्रीय इंटरेस्ट है। ये क्या राष्ट्रीय इंटरेस्ट है? ऐसी कोई स्कीम लाओ कि हवाई गंदी कर दे, जंगल पूरे काट दे, बायोडाइवर्सिटी नष्ट कर देते, कि तो नेशनल इंटरेस्ट है। ये इस डायरेक्शन। ठीक है घनश्याम जी, अब हमारा टाइम भी हो रहा है, और मोटी सी बात जो हमारे सभी जो प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं उनकी ओर से ये आई कि पावर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के कहने से, किन्हीं लोगों के डायरेक्शन से, पूंजीपतियों की दिशा से उस विकास को डेवलप करो जो मानव के हितकारी नहीं हो, प्रकृति के हितकारी नहीं हो। प्रकृति और मानव के हितकारी विकास ही हमारे लिए जरूरत है, और उसके लिए आप कुछ सीमाएं, कुछ ऐसी डायरेक्शंस दे सकते हो, टेक्निकल गाइडलाइन दे सकते हो, हमारी हेल्प कर सकते हो। यूं ही डुलमुल व्यवस्था के अंदर गांव का विकास नहीं हो सकता। आप विकसित भारत का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लान है, उस प्लान को आप इस तरीके से नहीं हो कि वो कॉरपोरेट के हित में हो, क्योंकि गति शक्ति को जब आपने जोड़ा है तो गति शक्ति डायरेक्टली कॉरपोरेट के लिए ही है। बड़ी बड़ी सड़कें, रेलवे, बड़े बड़े बंदरगाह, हवाई अड्डा, जलमार्ग, लॉजिस्टिक को रेट को 14% से 7% करने का, परिवहन का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सारा सिस्टम जो है कॉरपोरेट के हित के लिए बना हुआ है। ये गति शक्ति का भारतमाला भी उनके लिए है, सागरमाला भी 7,500 किलोमीटर का जो बंदरगाह है वो व्यक्ति विशेष और इसी तरह से है। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा रिसोर्स है भारत का। भारत के पास में ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा है, और हम लोगों को उस तरफ ये जो आए तो एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करना चाहिए कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो, चाहे नरेगा लाए, चाहे ये लाए, उसके अंदर कुछ ऐसी बात थी, लेकिन तुमने विकास की दिशा वहीं लगभग उस कॉरपोरेट के हितकारी की। धन्यवाद। 1:02 हो गए आप सभी का जुड़ने का। अगले टाइम हम कोई नए टॉपिक के साथ आपके जुड़ेंगे, और विशेष तौर से आप जुड़ते रहिए और अपने विचारों को साझा करते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।